So let's move on and continue the chapter with the Indian Contract Act of 1872, and we are doing the remaining part of the topic called consideration. तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार. This is what we are going to discuss today. Number one, we are going to understand consideration with respect to value. मतलब consideration must be of some value under Indian Contract Act. यदि value नहीं होगा the consideration will not supply what is required to make a contract. Consideration won't be able to supply the necessary element which is needed to make a contract. तो उसकी क्या अहमियत है वो आज हम पढ़ेंगे. Number two, what is inadequacy of consideration? Inadequacy of consideration क्या होता है, इसका महत्व क्या है under Indian Contract Act, that we'll understand. चौथा पढ़ेंगे हम some valuable considerations. तो यदि आप मेरे को पूछते हो सर कुछ मेरे को एग्जाम्पल्स बताइए, what are the valuable considerations, that we are going to look after. Then we'll study about legal obligation is not a consideration. That means if I have a legal duty to perform, यदि मेरी ऑटोमेटिक कोई लीगल ड्यूटी है परफॉर्म करने की, ठीक है ना, then that legal duty will not act as a consideration for somebody to give me a benefit, isn't it? और उसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और उसके अंदर देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस दैट वी आर गोइंग टू डील विथ. और लास्ट में हम कॉन्ट्रैक्ट के कुछ एग्जांपल्स पढ़ के ये कंसिडरेशन का जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे. सो लेट्स मूव ऑन. फिर से मैं बात करूंगा दैट इन ऑर्डर टू गेट इनटू दिस पर्टिकुलर टॉपिक यू नीड टू अगेन हैव द डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन एब्सोल्युटली क्लियर इन योर माइंड. ओके, मैं एक दुकान में जाता हूँ और मैं दुकान में जाके बोलता हूँ कि ये 20 रुपये लीजिए और मेरे को सामने जो बिस्लरी की बॉटल रखी है वो एक बॉटल मेरे को पानी दे दीजिए. तो मैंने क्या किया, मैंने 20 रुपये दिया उसको. दैट इज ए प्रॉमिस विच आई हैव फुलफिल्ड व्हाइल डूइंग माई एक्ट. और उस बंदे ने 20 रुपये लेने के बाद मेरे को बिस्लरी की बॉटल दे दी. नाउ द एक्ट ऑफ गिविंग द बिस्लरी बॉटल टू मी इज द कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस. आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि मैंने दुकानदार को बोला कि मैं तुमको 20 रुपये दूंगा, क्या तुम मेरे को बिस्लरी का बॉटल दोगे? तो दुकानदार ने बोला कि ठीक है आप 20 रुपये का नोट दीजिए मेरे को. मैंने उसको 20 रुपये का नोट दिया. उसने 20 रुपये का नोट लिया. 20 रुपये का नोट लेने का मतलब उसने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया. जब भी वो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करेगा ही हैज टू फुलफिल द कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस. कैसे फुलफिल करेगा? मैंने जिस एक्ट को करने के लिए उससे डिमांड करी है वो उस एक्ट को करके मेरे को कंसिडरेशन फुलफिल करेगा. तो वो क्या करेगा, बॉटल उठाएगा और मुझे दे देगा. दिस इज कॉल्ड एज एन एक्ट. ओके, और इस एक्ट को हमने टेक्निकल डेफिनेशन में कंसिडरेशन का लैंग्वेज में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ए कंसिडरेशन इज एन एक्ट. ए कंसिडरेशन इज एन एक्ट और इट इज एन एब्स्टिनेंस और इट इज ए प्रॉमिस which is to be done by the promisee or which is to be done by any other person on the behalf of the promisee at the desire of the promisor. प्रॉमिसर ने डिजायर किया प्रॉमिसी के रिस्पेक्ट में कि तुम मेरे लिए ये एक्ट करो, मैं तुम्हें ये प्रॉमिस करता हूं तुम्हारे रिस्पेक्ट में करने के लिए. जब भी वो एक्ट कर देगा देन दैट एक्ट वुड बी कॉल्ड एज द कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस. यदि मैं एक्ट ना करने के लिए बोलूं तो भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक व्यक्ति को मैंने बोला कि यार तुम बहुत नोटी हो, तुम रोज लड़ाई करते हो, तो तुम एक काम करो, मैं तुम्हें 50 रुपये रोज दूंगा, तुमको मैं 50 रुपये रोज दूंगा, पर तुमको मेरे घर सुबह आके गड्ढा खोदना है. तो गड्ढा खोदना इज माई कंसिडरेशन. मैं उससे डिमांड कर रहा हूं और उसके रिस्पेक्ट में मैं रोज उसको 50 रुपये का एक नोट देने वाला. ओके, या वो मेरे घर में आके रोज मस्ती करता है. फॉर एग्जाम्पल मेरे प्रॉपर्टी में आके रोज मस्ती करता है और वो एक माइनर है, उसकी उम्र 18 साल से नीचे है. मैं उसके इस बिहेवियर को लेकर बड़े परेशान हूं. तो मैंने उसको बोला कि तुम ये मस्ती मत करो, तुम मेरे प्रॉपर्टी को खराब मत करो, मैं तुम्हें इसके बदले में 50 रुपये दूंगा. तो ये जो उसको मैंने मना किया किसी काम को करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज एब्स्टिनेंस ऑफ एन एक्ट. मतलब एक एक्ट को करने के लिए मना किया. उसने ये एक्ट करने के लिए मना किया, ठीक है मैं नहीं करूंगा, सो लॉन्ग यू आर गिविंग मी 50 रुपीज ए वीक. तो मैं हर हफ्ते उसको 50 रुपये दे रहा हूँ एंड ही इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ न्यूसेंस इन माई प्रॉपर्टी. ठीक है ना. तो कंसिडरेशन कुछ भी हो सकता है. इट कुड बी एन एक्ट
or it could be an abstinence, or it could be a promise of an act to be performed at some future point of time. याद रखो डेफिनेशन का जिस्ट यही है कि ऐसा कोई एक्ट, एनी एक्ट which is to be done by the promisee at the desire of the promiser, then that act is called as the consideration for the promise. अब यहां पर सवाल ये होता है, can I have a worthless act? Can a worthless act will suffice? Can a worthless act will suffice a good consideration for the promise? क्या कोई ऐसा worthless act भी हो सकता है जो कंसिडरेशन को एक्सप्रेस करे? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आसमान को कहा कि आसमान तुम गैरेज चले जाओ और मेरी मर्सिडीज बेंज खड़ी हुई है, तो वहां से मर्सिडीज बेंज लेकर आ जाओ, और यदि तुम मर्सिडीज बेंज लेकर आओगे तो मैं तुमको अपनी मर्सिडीज बेंज गिफ्ट कर दूंगा। तो आप बोलोगे कि सर आपने उसको प्रॉमिस किया है कि गैरेज में जाना है और गैरेज से मर्सिडीज बेंज उठा के लाना है, मतलब बस वो मर्सिडीज बेंज उठा के ले आएगा, तो आप ये 50 लाख की गाड़ी उसको दे दोगे? मैंने कहा तो सवाल ये उठता है कि सर ये एग्रीमेंट क्या कोर्ट ऑफ लॉ में जाके सस्टेन करेगा? इज इट गोइंग टू एनफोर्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ? मतलब आसमान यदि गैरेज में जाके आपकी गाड़ी लेकर आता है और लाने के बाद आपसे कहता है कि सर मुझे अपनी गाड़ी दे दीजिए क्योंकि आपने मुझे प्रॉमिस किया था, और यदि आप मना कर देते हैं, तो क्या आसमान इस मुद्दे को लेकर कोर्ट में जाकर एक्सप्लोर कर सकता है या कोर्ट में जाकर इन्फोर्स कर सकता है कि यार सर ने मेरे को प्रॉमिस किया था और उनके प्रॉमिस के रिस्पेक्ट में मैंने उनको एक कंसिडरेशन दे दिया है व्हाइल डूइंग दैट एक्ट, तो क्या सर को अपनी गाड़ी मुझे अब नहीं दे देनी चाहिए? Now you have to look into this particular problem, that when I ask him to go to the garage and bring my car for myself, against which I am ready to give my Mercedes Benz to him. Now when I compare this particular act of Ashman, you will find out a reason, sir, it is absolutely similar to what you have defined in the definition of consideration. That means it is fulfilling the definition. In fact, it is fulfilling each and every feature of the definitions. तो डेफिनेशन में आपने कहा कि भाई ऐसा कोई एक्ट जो अगला व्यक्ति करता है एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, देन दैट एक्ट इज कॉल्ड एज द कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। और यदि ऐसा हो जाता है तो एग्रीमेंट होगा, और एग्रीमेंट होगा तो उसको एनफोर्स करना पड़ेगा इन द कोर्ट ऑफ लॉ में यदि कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो। पर सवाल यहाँ पर उठता है कि सर दिस इज अ वर्थलेस एक्ट, जैसे कि एक वर्थलेस एक्ट में और बता रहा हूँ आपके एग्जाम्पल के फॉर्म में, दिस इज लिटिल फनी बट यू हैव टू पुट इट इन योर माइंड बिकॉज समटाइम्स द फनी एग्जाम्पल्स आर मोर रेलेवेंट, इट विल कीप इन योर माइंड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, आसमान ने अपनी गर्लफ्रेंड को बोला गिव मी अ किस, आई विल गिव ऑल माई प्रॉपर्टी टू यू। मेरे फादर ने मेरे को जितनी सारी प्रॉपर्टी है आई विल पुट इट इन योर नेम प्रोवाइडेड दैट यू आर गोइंग टू किस मी। तो क्या वो लड़की आसमान को किस करेगा तो आसमान को पूरी प्रॉपर्टी उसको देनी पड़ेगी? क्योंकि डेफिनेशन तो यही कहता है कि आपके प्रॉमिस के रिस्पेक्ट में अगले व्यक्ति ने भी कोई एक्ट किया है, देन दैट एक्ट इज कॉल्ड एज द कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। मतलब यहाँ पर एग्रीमेंट बन जाता है। अब यदि इसको यदि कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्स करना है तो इसको कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? इज इट गोइंग टू बिकम ए कॉन्ट्रैक्ट? सवाल ये होता है कि सर ये तो वर्थलेस एक्ट है, आसमान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट था, बट ये इन द आईज ऑफ लॉ इज ए वर्थलेस एक्ट। तो कोर्ट ये कहता है कि कंसिडरेशन कुछ ऐसा होना चाहिए जिसकी कुछ वैल्यू हो इन द आईज ऑफ लॉ, राइट। कोर्ट ये कहता है कि कंसिडरेशन या जो भी एक्ट आप कर रहे हो इसकी कोर्ट में कोई वैल्यू होनी चाहिए, इट मस्ट हैव सर्टेन वैल्यू। वैल्यू मतलब समथिंग दैट वुड बी इक्वेटेड, ठीक है ना, कम हो ज्यादा हो नो प्रॉब्लम, वी आर नॉट आस्किंग दैट द वैल्यू हैज टू बी इक्वेटेबल। सर मैंने सर आपका इतना बड़ा काम कर दिया तो आप भी मेरे लिए इतना बड़ा काम करेंगे, राइट। सो इट विल नॉट गो लाइक दैट। ऑल आई एम सेइंग इट मस्ट हैव सम वैल्यू। मेरे पास ये मेरा पेन है, ये मैंने 500 रुपए का खरीदा है, पर मैं आपको 10 रुपए में देने के लिए तैयार हूं, इट्स ओके, इट्स ऑन मी टू डिसाइड व्हाट इज द मनी दैट आई विल बी चार्जिंग। तो मैंने तुमको बोला कि 500 रुपए का पेन है, मैं आपको बेचना चाहता हूँ 10 रुपए में, या आप लेना चाहते हो? तो मैंने आपको ये ऑलरेडी प्रॉमिस कर दिया दैट आई वांट टू गिव दिस पेन टू यू। इट इज ऑन यू टू डिसाइड वेदर टू टेक इट एट 10 रुपीज और नॉट। आप जैसे ही 10 रुपए मेरे को दोगे तो मुझे ये पेन आपको देना पड़ेगा। तो ये जो 10 रुपए है इट इज कॉल्ड एज द वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन। मतलब इट मस्ट हैव सर्टेन वैल्यू विच इज रियलिस्टिक इन नेचर, इट शुड नॉट बी इल्यूशनरी इन नेचर। कि आपने कहा सर ये तो बहुत इल्यूजन है, इसमें बड़ा इल्यूजन है, मतलब एक किस के बदले में आप करोड़ों की प्रॉपर्टी दे दोगे, मतलब किसकी इतनी वैल्यू हो जाती है, इज दैट सो वैल्यूएबल?
If that is so, then every kiss in the world should be so valuable. It is not like that. Okay? और इस पेन की कीमत यदि 500 है तो मैं आपसे 1000 भी ले सकता हूं, मैं आपसे 2 लाख रुपए भी ले सकता हूं. आपने कई बार देखा होगा कि कोई यदि प्रीशियस चीज है, प्रीशियस चीज से मेरा मतलब है सचिन तेंदुलकर का बैट. सचिन तेंदुलकर अब क्रिकेट नहीं खेलता है, पर थोड़ा सा सोचिए आज से 20 साल के बाद यदि सचिन तेंदुलकर का कोई बैट ऑक्शन में जाएगा तो उसकी क्या वैल्यू होगी. इट इज गोइंग टू बी प्रिजर्व्ड इन ए म्यूजियम. पीपल विल कम टू वॉच इट, पीपल विल कम टू सी इट, इजंट इट. तो अब आप बोलोगे कि सर ये तो सचिन तेंदुलकर का बैट है, मैंने उसको छूकर देखा था, बड़ा भारी सा बैट, बड़ा भारी सा बैट था वो, काफी उसका वजन था. What I am saying that there is no equitable value for a particular consideration. या आप बोलोगे कि सर प्रॉमिस का एक इक्विटेबल कंसिडरेशन होना चाहिए, आपने जो प्रॉमिस किया उसके रिस्पेक्ट में एक इक्विटेबल कंसिडरेशन होना चाहिए. तो इट इज नॉट नेसेसरी. ऑल आई एम सेइंग दैट इट मस्ट हैव ए वैल्यू विच द कोर्ट इज गोइंग टू एक्सेप्ट. कोर्ट बोले हाँ यार इसकी वैल्यू है, मार्केट में इसकी वैल्यू है, और ये इसके वैल्यू को यदि एक्सप्रेस करता है तो वो कंसिडरेशन इज गोइंग टू बी एक्सेप्टेड. तो जैसे मैंने बिस्लरी की बॉटल मांगते वक्त 20 रुपए दिया आपको, तो 20 रुपया इज रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन. दैट मीन्स आप जो एक्ट मेरे लिए कर रहे हो वाइल गिविंग द बॉटल टू मी, दैट एक्ट ऑफ योर्स इज नथिंग बट इक्वेटेड टू 20 रुपीज ऑफ माई प्रॉमिस. ओके? Although there is no equation between the promise and the consideration, all I am saying that consideration must have a value with it. If it does not have any value with it, then that consideration will not going to be accepted in the court of law, and therefore it will become an illusionary consideration, and illusionary consideration will not make an agreement. Agreement बनने में कभी भी illusionary consideration काफी नहीं होता है. ठीक है? Is that point clear? I can put one more example in front of you. आपको ये तो बहुत अच्छे से पता है कि कोर्ट में जब मैं वर्ड प्लेंटिव यूज करता हूं, इन द लीगल लैंग्वेज व्हेन आई यूज द वर्ड प्लेंटिव, तो प्लेंटिव का मतलब होता है जिसकी लीगल राइट का हनन हुआ है. तो इफ आई गो टू द कोर्ट एंड रिक्वेस्ट द कोर्ट, isn't it, to bring a justice for me, then that means I am the plaintiff. I want certain justice from the court. The person against which I am going to file a case, that person is called as a defendant. Right? He is going to present his defense. No, I have not done any kind of wrongful act. I have not encroached any of the rights of the other person. मैं तो इसके कुछ भी compensation मैं इसको देने के लिए तैयार नहीं हूँ. तो डिफेंस अपना डिफेंस तैयार करता है in order to protect himself, not to put on any liability on him. और प्लेंटिव हमेशा कोर्ट को रिप्रेजेंट करता है कि मेरे ये राइट्स खनन हुए हैं, मेरे ये राइट्स खत्म हुए हैं, मेरे इन राइट्स पर वार हुआ है, मेरे इन राइट्स को एनक्रोच किया है, अब इसके रिस्पेक्ट पे मेरे को कुछ ना कुछ कॉम्पेंसेशन अगले व्यक्ति से चाहिए. तो फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स व्हेन आई यूज द टर्म प्लेंटिव, यू मस्ट रिमेंबर दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ए पर्सन हुज लीगल राइट्स आर एनक्रोच्ड. नाउ ही हैज गॉन टू द कोर्ट रिक्वेस्टिंग द कोर्ट to bring some kind of compensation in the favor of the plaintiff, or he wants justice. And when I use the word defendant, it simply means that defendant is the person against whom a legal suit is presented in the court of law. ठीक है? तो assume आप ये मान के चलो कि एक व्यक्ति अपने फैमिली प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करता है, और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद बच्चों में जब वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो एक बेटा थोड़ा नाराज रहता है. He was little angry. He was not happy with the kind of distribution which his father had done for the property of the family. और वो बार बार अपने पिताजी को बार बार बोलता रहता है कि आपने मेरे को प्रॉपर्टी में हिस्सा कम दिया है. You have not done any kind of justice with me when it comes to the distribution of the property. आपने ठीक नहीं किया. ये बेटा अपने पिताजी के नाम से अपने पिताजी को गारंटर बना करके कोई लोन भी लिया होता है. ठीक है? अब क्या होता है, पिताजी को जब वो बार बार ऐसा बोलता रहता है इन परपेचुएटी मतलब लगातार बार बार हमेशा हर जगह रिलेटिव के बीच में, फैमिली मेंबर्स के बीच में, बाहर के लोगों के बीच में पिताजी को पूरे टाइम ताना कसता रहता है दैट वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग द फैमिली प्रॉपर्टी यू हैव नॉट ट्रीटेड मी इक्वली विथ रिस्पेक्ट टू द अदर चिल्ड्रन, एज इफ आई एम नॉट योर रियल सन. ये बार बार बोलता रहता है. अब पिताजी जब देखते हैं कि यार ये तो पूरे फैमिली के सामने, पूरे लोगों के सामने बार बार ऐसा बोल रहा है, इससे मेरी इमेज को खराब कर रहा है, तो वो अपने बेटे को बोलता था ओके ठीक है ना, ठीक है,
यदि तुमको ऐसा लगता है तो आई एम गिविंग ए फेवर टू यू एंड दैट इज नथिंग, तुमने जो भी लोन लिया है वो लोन तुमको नहीं चुकाना पड़ेगा, मैं तुम्हारा सारा लोन चुकाऊंगा, ओके। अगेंस्ट विच यू हैव टू स्टॉप रिपीटिंग द सेम स्टेटमेंट ओवर एंड ओवर अगेन एंड अगेन जो बोलते रहते हो आप। आर यू रेडी फॉर दैट? बेटा बोलता है ओके आई एम रेडी, ओके। दोनों में ये बात हो जाती है, मान के चलो दोनों के बीच में इस तरह की बातें हो जाती है। एंड देन जब पिताजी को लोन चुकाने की बारी आती है तो पिताजी कहते हैं यार मैं पूरा नहीं चुका पाऊंगा, तुम एक काम करो इसमें से तुम कुछ चुका दो, मैं बाकी चुका दूंगा। अब बेटा बोलता नहीं, यू हैड गिवन मी ए प्रॉमिस दैट इफ आई स्टॉप टेलिंग ऑल दिस थिंग्स अगेंस्ट यू देन यू आर गोइंग टू पे ऑल माई डेट, so now you are breaching the promise, so this is nothing but a breach of contract or a breach of agreement. Now I will go to the court, sue you. जब मैटर कोर्ट में जाता है तो कोर्ट बोलता है कि वेयर इज द वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन, मतलब पिताजी ने जब ये प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारा पूरा डेट चुकाऊंगा, तुम्हारे ऊपर जो भी उधारी है वो मैं चुका दूंगा, पर तुम मेरे को बोलना बंद करो ये, तो क्या बेटे का बोलना बंद करना will give the necessary consideration for the promise of the father that he is going to pay all the loan, all the debt to the bank? तो कोर्ट कहता है कि नहीं भाई, फादर के पॉकेट से तो पैसा जा रहा है ना, तो फादर को क्या मिला, फादर को जो मिल रहा है उसकी कोई रियल वैल्यू तो होनी चाहिए। यदि बेटा ये प्रॉमिस कर दे कि ठीक है मैं आपको बुरा नहीं बोलूंगा लोगों के सामने, तो ये कंसिडरेशन थोड़ी होगा, क्योंकि इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में। समथिंग विच हैज अ वैल्यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ में उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए, मार्केट में उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए। सिंस इट डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ वैल्यू, so therefore the consideration is absent here and it will not going to create an agreement between the parties, so therefore the father is not at all responsible to pay any kind of compensation to the son. That means the father is not liable to pay anything to the aggrieved party. Okay, तो याद रखो इस पूरी बात में, इस पूरी स्लाइड में हमने कंसिडरेशन की वैल्यू की बात कही है। यदि आप कोई एग्रीमेंट बना रहे हो, दो व्यक्ति के बीच में कोई एग्रीमेंट बन रहा है, अब वो अल्टीमेटली एग्रीमेंट जाके कॉन्ट्रैक्ट में कंप्लीट होगा, उसके लिए आपका जो कंसिडरेशन होगा उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए, वैल्यू कुछ ना कुछ होना चाहिए। कोर्ट ये कभी नहीं कहेगा कि कितनी वैल्यू होगी, कोर्ट ये कहेगा कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। एंड इफ इट डज नॉट हैव एनी रियल वैल्यू देन इट विल नॉट गिव द सब्सटेंस व्हाट इज रिक्वायर्ड टू मेक एन एग्रीमेंट। ओके, तो याद रखो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लीगल प्रिंसिपल। इसके ऊपर कोई थीम, कोई स्टोरी बन सकती है, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन एक्सपेक्ट टू हैव ए क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। कंसिडरेशन के बाद वैल्यू नीड नॉट टू बी एडिक्वेट, एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन। ये नई बात आ गई सर, एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन का क्या मतलब होता है? मतलब ये कि जो भी मैं एक्ट करने वाला हूं या आपके प्रॉमिस के बदले में जो मैं करने वाला हूं, क्या वो इक्विटेबल होना चाहिए? मतलब एक फ्रेंड ने यदि 100 रुपये खर्चा किया दूसरे फ्रेंड के ऊपर, तो क्या दूसरा फ्रेंड भी 100 रुपया खर्चा करेगा? क्या ऐसा कुछ इक्वेशन होना चाहिए? ऐसा कोई इक्वेशन नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट में, या इनफैक्ट व्हेन इट गोस फॉर द कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस, प्रॉमिस के रिस्पेक्ट में जो भी कंसिडरेशन आ रहा है उसमें कोई इक्वेशन नहीं। तो ये मेरे ऊपर है कि मैं अपने पेन को, जिसको मैंने 500 रुपये में खरीदा है, उसको यदि मैं 2 रुपये में बेचना चाहता हूं तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट इफ आई एम मेकिंग ए कॉन्ट्रैक्ट एंड आई एम सेलिंग दिस पर्टिकुलर पेन फॉर ₹2 देन आई मस्ट गेट दैट ₹2। ये ध्यान होना चाहिए। तो कंसिडरेशन को कौन फिक्स करेगा? एडिक्वेसी है कि नहीं है, इट इज ओनली विथ द पार्टी। पार्टी शुड डिसाइड व्हाट इज द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन बिटवीन द पार्टीज टू मेक एन एग्रीमेंट। इट इज नॉट द कोर्ट इज विच इज गोइंग टू डिसाइड कि भैया आपका तो जो कंसिडरेशन था, जो आपका गिव एंड टेक था, वो एडिक्वेट नहीं था। कोर्ट के लिए ये मसला नहीं होता है, ठीक है ना। आप अपने घर को किसी को 2 रुपये में बेच दो, कोर्ट कभी आपसे नहीं पूछेगा कि आपने 2 रुपये में क्यों बेचा, क्योंकि ये कोर्ट का कभी काम नहीं होता है, ठीक है। तो इन एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट ए मैटर फॉर द कोर्ट बट इट इज ए मैटर फॉर द पार्टीज। So the parties has to decide what is the consideration for a particular promise, और यदि पार्टी को अपना जो प्रॉमिस है वो मिल रहा है, if the party is able to get what he has contracted for, then there is no problem, ठीक है ना। तो कंसिडरेशन कितना एडिक्वेट होगा, 100 रुपये का कंसिडरेशन होगा, 200 का होगा, 300 का होगा, 400 होगा, इट हैज नथिंग टू डू विथ रिस्पेक्ट टू द कोर्ट।
जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी मोटरसाइकिल है, मैंने नया नया मोटरसाइकिल खरीदा, मैंने 60,000 रुपीज लगा दिए, बट एक महीने बाद मुझे पैसे की जरूरत पड़ी और मैंने उसको 20,000 रुपये में बेच दिया. तो इट इज ऑन मी टू डिसाइड दैट आई वुड लाइक टू सेल फॉर 20,000 रुपीज टू समबडी हु वुड लाइक टू परचेस माई मोटरसाइकिल. एंड इफ आई एम एबल टू गेट दैट 20,000 रुपीज देन देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. इसमें कोई दिक्कत नहीं है. कोर्ट कभी किसी को नहीं पूछेगा कि भैया 60,000 की मोटरसाइकिल तुमने 20,000 में कैसे खरीद ली, तुमने कैसे खरीद ली 60,000 रुपए की मोटरसाइकिल, ये बंदा गरीब है इसको देख करके तुमने दबा दिया ना. ऐसा कोर्ट कभी नहीं पूछेगा. यदि मैं गरीब भी हूं, 60,000 रुपए का मोटरसाइकिल मेरे पास था और मैंने उसको 20,000 रुपये में बेच दिया, ठीक है, और कोर्ट में जाने के बाद इनफैक्ट जब मैंने 20,000 रुपये में बेचा तो अगले बंदे ने मेरे को 15,000 रुपये दिए, 5,000 रुपये नहीं दिए. अब मैं कोर्ट में जाके बोल सकता हूँ कि भाई साहब देखो मैंने इनको 20,000 रुपये में कॉन्ट्रैक्ट किया था, इन्होंने मेरे को 15,000 रुपये दिए एंड 5,000 रुपीज मुझे अभी भी नहीं मिले. तो कोर्ट का काम सिर्फ इतना ही होगा कि यदि मेरा ये राइट है, कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिखी हुई है कि आई सोल्ड माई प्रॉपर्टी फॉर रुपीज 20,000 रुपीज, कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी होती है कि वो 5,000 रुपये जो मेरे को मिलने चाहिए थे वो अगले व्यक्ति से मेरे को दिलवाए. दैट मीन्स इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कोर्ट टू एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट इन द कोर्ट ऑफ लॉ. एनफोर्स करने का मतलब यह है कि कोर्ट ये दायित्व है, कोर्ट का ये दायित्व है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट बना है लीगैलिटी के साथ उसकी मान्यता को माने और उसमें जो लिखा है उसको अगले व्यक्ति को करने के लिए बोले. कोर्ट यहाँ पर ये सवाल नहीं करेगा अगले व्यक्ति को, क्यों, इसकी मोटरसाइकिल तो 60,000 रुपये की थी, नया मोटरसाइकिल बंदा एक महीने में तुमको देता है 20,000 रुपये में, मतलब तुमने तो कुछ गड़बड़ी करी होगी, तुमने इसको कुछ दबाया होगा, पीटा होगा, मारा होगा, डराया होगा, धमकाया होगा. ऐसा कुछ कोर्ट कभी नहीं बोलेगा. कोर्ट हैज नथिंग टू डू, राइट. तो कोर्ट यहाँ पर आके ये नहीं बोलेगा कि सर लुक एट दिस, प्रॉमिस के रिस्पेक्ट में कंसिडरेशन की वैल्यू कम है, सो देयर इज एन इनएडिक्वेसी ऑफ द कंसिडरेशन, सो द कोर्ट इज नॉट गोइंग टू एंटरटेन दिस. ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना है बिल्कुल खारिज कर दिया जाए. कोर्ट कभी नहीं करेगा. ओके, इट इज ओनली ऑन द पार्टी टू डिसाइड कि मेरे को 10 रुपये में देना है, मेरे को 5 रुपये में देना है, मेरे को 20,000 रुपये में देना है, मेरे को 20 करोड़ रुपये में. It is only the party who is going to decide. Court has nothing to do here in this particular aspect. लेकिन inadequacy की बात आई क्यों यहाँ पर? Why it has a presence at this particular slide or at this particular point of time? In fact, when we move forward in the lecture, you will get to know that sometime one party is in a better position and the party is able to influence the will of the other party. मतलब सर वो पार्टी जो है, दो पार्टी में से एक पार्टी थोड़ा सा ना उसका जो चाचा था वो चीफ मिनिस्टर था, या उसका चाचा बड़ा गुंडा था सर उसका चाचा ना खूब पैसे वाला था, वो जो चाहे वो कर सकता था, उसका इतना बड़ा इन्फ्लुएंस था. तो कई बार एक पार्टी दूसरे पार्टी को, ठीक है, अपनी पोजीशन के रिस्पेक्ट में इन्फ्लुएंस कर देता है और पार्टी डर के मारे एग्रीमेंट में आ जाता है. तो यदि ऐसे सिचुएशन है देन द एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन इज ऑन ए क्वेश्चन मार्क. तब कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है, ठीक है ना. मतलब यदि कोई व्यक्ति फ्री विल के साथ अपने कंसेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ रहा है देन देयर इज एन इनएडिक्वेसी ऑफ द कंसेंट, ठीक है ना. लेकिन यदि कोई व्यक्ति फ्री विल के साथ अपना कंसेंट देकर कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है तो कोर्ट को कोई लेना देना नहीं. फिर आपको 5 रुपये में देना है, 5 रुपये में दो, आपको जो करना है करो. कई बार ऐसा होता है कि एक पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के नॉर्म्स समझ नहीं आते पर वो एग्री कर जाता है और बाद में वो डिनाई करते कि मेरे को ये बात समझ में ही नहीं आई थी. तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द कोर्ट हैज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर दैट द जजमेंट शुड बी जस्ट एंड फेयर. यहाँ पर कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. लेकिन कोई भी व्यक्ति कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकता कि सर मैंने तब 20,000 में खुद ही ने किया था, लेकिन सर मेरी गाड़ी की कीमत 60,000 रुपये, तो भाई मेरे को तो कम पैसे मिल रहे, तो नाउ आई वांट टू इंक्रीज माय बेट, मेरे को तो 40,000 रुपये चाहिए. कोर्ट ही एंटरटेन नहीं करे. कोर्ट बोलेगा नहीं, उस कॉन्ट्रैक्ट है, वो जो लिखा पड़ी है आपने कर रखा है, वो जो वकालतनामा आपने बना रखा है, वो जो आपने संविदा बना रखा है, कॉन्ट्रैक्ट बना रखा है, उसमें जो पैसा आपने लिखा है वो पैसा आपको देना पड़ेगा. देयर कैन नॉट बी एनीथिंग ऑन दिस पर्टिकुलर इशू. हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है. तो याद रखो, इनएडिक्वेसी ऑफ द कंसिडरेशन विल लाई ओनली व्हेन द कंसेंट ऑफ द पर्सन हैज नॉट गिवन विथ फ्री विल. There is something which is imposed on the party because of which the party got ready to give a consent. Yeah, the party did not understand the norms or the terms and conditions of the agreement. तो यहाँ पर inadequacy होगी
अदरवाइज कोई इनएडिक्वेसी नहीं होगी। यदि मुझे अपनी मर्सिडीज बेंज जिसको मैंने 50 लाख रुपए में खरीदी है, यदि मैं 1 लाख रुपए में किसी को बेचना चाहूँ, इट्स ओके इफ आई एम गेटिंग 1 लाख रुपीज अगेंस्ट विच एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, देयर इज नो इनएडिक्वेसी ऑफ द कंसिडरेशन। ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन मीन्स दैट इट मस्ट हैव समथिंग विच इज रियलिस्टिक इन नेचर एंड द कोर्ट ऑफ लॉ इज गोइंग टू एक्सेप्ट इट, और उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि आप मेरे को पूछोगे सर कैन यू एक्सप्रेस में सम वैल्यूएबल कंसिडरेशन, कुछ ऐसा वैल्यूएबल कंसिडरेशन हो सकता है क्या? तो वैल्यूएबल कंसिडरेशन आपको पता है, रोजमर्रा की लाइफ में आप देखते हो, आप दुकान में जाते हो, कैडबरी का पैकेट लेते हो, तो कैडबरी का पैकेट की कोई वैल्यू है, वो पैसे आपने पे किया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 200 रुपये दिए, 200 रुपीज इज द वैल्यू ऑफ दैट कैडबरी, इजंट इट? तो ये जो 200 रुपीज है, इट इज अ वैल्यू। आप मैकडोनल्ड में गए और मैकडोनल्ड ने बोला कि भैया ये बर्गर कितने का, उसने कहा 50 रुपए का, तो आपने 50 रुपए दिए, दैट 50 रुपीज इज द वैल्यू ऑफ द बर्गर। तो बर्गर खाने वाले को बर्गर मिला, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल बर्गर खाने वाले को बर्गर मिला, और जो बर्गर का दुकानदार है उसको अपना पैसा मिल गया। तो दैट इज हाउ इट इज कॉल्ड एज द वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन। कुछ और वैल्यूज में आपको एक्सप्लेन करके एक एग्जाम्पल मन में आ रहा तो मैं आपको बताता चलूं, फिर मैं इस टॉपिक पे बात करूंगा। एक बार एक न्यूज़पेपर के जो एडिटर्स है, देयर वाज ए न्यूज़पेपर प्रोप्राइटर्स एंड दे रिलीज्ड ए न्यूज़ इन द मार्केट दैट एनीबडी हु वुड बी इंटरेस्टेड in getting some information about the financial investments, we are ready to give all these informations or all this advice to all the people in free, ठीक है ना? So all the people who are going to prescribe our newspapers, they are going to get all these informations completely free. अब एक व्यक्ति उस प्रोप्राइटर को, उस एडिटर को फोन करके बोलता है कि सर आई एम ए वेरी सीरियस मैन एंड आई वांट टू इन्वेस्ट सम मनी इनटू सम काइंड ऑफ stock, can you please give me the name of somebody who is very strong and very honest in this particular field? तो वो क्या करता है, न्यूज़पेपर प्रोप्राइटर, वो उसको एक नाम दे देता है, एक फाइनेंशियल एडवाइजर का नाम दे देता है, बोलता है कि यू टॉक टू दिस पर्टिकुलर पर्सन, ही इज ए फाइनेंशियल एडवाइजर, ही कैन गिव यू गुड एडवाइस फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑफ योर प्रॉपर्टी। जब ये न्यूज़पेपर वाला ये स्टेटमेंट देता है, तब उसको पता नहीं रहता उस व्यक्ति के बारे में जिसका वो नंबर दे रहा है। Also, he did not knew this fact that the person has already become bankrupt, and in fact he was an undischarged bankrupt at that point of time. But in the meantime, ये जो व्यक्ति रहता है जिसने एडवाइस मांगा हुआ होता है, वो कुछ पैसे उस एडवाइजर को भेज देता है कि सर आई वांटेड टू इन्वेस्ट दिस पर्टिकुलर मनी फॉर ए गुड स्टॉक, सिंस आई हैव नो आइडिया अबाउट ए गुड स्टॉक एंड सिंस योर नेम एक्चुअली हैज बीन रिकमेंडेड बाय द न्यूज़पेपर प्रोप्राइटर्स, जिनका मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, और इसीलिए मैं आपको ये पैसे दे रहा हूं, आप प्लीज किसी अच्छे स्टॉक पे इस पैसे को लगा दीजिए। इन द नेक्स्ट फ्यू डेज दोस मनी गॉट मिस अप्रोप्रिएटेड, और वो जो एडवाइजर होता है वो पूरा पैसा खा जाता है। इस व्यक्ति को, प्लेंटिफ को जब पता चलता है कि अरे यार मेरा पैसा पूरा डूब गया, तो वो क्या करता है, न्यूज़पेपर एजेंसी या न्यूज़पेपर के जो प्रोप्राइटर्स होते हैं उनके ऊपर केस करता है, कहता है एट योर एडवाइस I had sent this money to this advisor and he had immediately misappropriated all that money. मैटर कोर्ट में पहुंचता है, कोर्ट इस प्लेंटिफ से पूछता है कि आप इनके ऊपर क्यों केस कर रहे हो, इन्होंने आपका पैसा तो नहीं खाया ना, कोई किसी और व्यक्ति ने खाया। तो ये कहता है कि सर इनके एडवाइस पर मैंने ये पैसे भेजे हैं, तो जब मैं इनकी एडवाइस मान रहा हूं तो आप ये मान के चलिए इनके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो बोले कैसे? तो बोले सर एट द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रोमिसर, गो टू द डेफिनेशन, एट द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन सम काइंड ऑफ एक्ट, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज कंसिडरेशन। तो बोला कि सर इन्होंने मुझे ऑफर किया था कि somebody who is going to subscribe our newspapers, we are happily going to help them in all the financial advices whichever that they want, और मैंने इनकी बात मान करके इनके न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब किया, और बदले में मैंने इनके कहने पर किसी को पैसे भेजा जो कि कुछ ही समय के अंदर मिस अप्रोप्रिएट हो गया। अब जो अपोनेंट है, देखो क्या हो रहा है कोर्ट में। अब कोर्ट में जो न्यूज़पेपर प्रोप्राइटर्स है वो ये कह रहे हैं कि सर द कंसिडरेशन वाज नॉट हैविंग एनी वैल्यू। अब मैटर जब कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट ने जब इसको स्टडी किया तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, इस कंसिडरेशन में वैल्यू है,
आपको दिख नहीं रहा है, बट देयर इज अ वैल्यू इन द कंसिडरेशन। तो कोर्ट ये कहता है कि यदि कोई न्यूज़पेपर वाला है जिसको जो न्यूज़पेपर छापता है, तो उसके लिए कंसिडरेशन क्या हो सकता है कि उसके कस्टमर्स बढ़े, उसके न्यूज़पेपर्स बिके। तो यदि आप किसी को ये ऑफर कर रहे हो कि आप मेरा न्यूज़पेपर यदि खरीदोगे तो मैं आपको फाइनेंशियल एडवाइसेस फ्री में दूंगा, आपको कुछ भी पैसा नहीं देना है। तो बेसिकली ये ऑफर बहुत बड़ा ऑफर होता है विथ रिस्पेक्ट टू द प्रोमिसी, क्योंकि प्रोमिसी आपके इस ऑफर को मानते हुए किसी को कोई पैसा ट्रांसफर कर रहा है, तो आपको आपका कस्टमर मिल गया। तो यदि आपको आपका कस्टमर मिल गया, आपके न्यूज़पेपर की सेल बढ़ गई है, बिकॉज दीज ऑल प्रोमिसेस दैट द न्यूज़पेपर proprietors are giving to the market is just to increase the sale of the newspapers. Basically you are getting your consideration, and your consideration is nothing but to increase the sale of newspapers. तो अगले बंदे का भी जो राइट है वो एनक्रोच नहीं होना चाहिए. So therefore this is considered as a good consideration that the other party has sent some money believing on your fact, believing on your advice. So therefore you are liable to pay compensation to the aggrieved party. ठीक है ना. तो बार बार कह रहा हूं कि कंसिडरेशन की कोई मॉनिटरी वैल्यू, ऐसी कोई बात आप ना समझे कि सर क्या उसकी सिर्फ मॉनिटरी वैल्यू होनी चाहिए. नो, आई डिड नॉट से दैट. आई सेड कंसिडरेशन मस्ट हैव सम वैल्यू. तो अब आप देखो यहां पर ये जो न्यूज़पेपर वाला किस्सा है, इसमें वैल्यू क्या थी? कस्टमर बढ़ने की. मैं विश्वजीत दत्ता कोचिंग सेंटर चलाता हूं, मेरे लिए वैल्यू क्या है? टू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वुड लाइक टू कम टू द सेंटर. इफ आई गिव ए प्रॉमिस टू द स्टूडेंट्स दैट सिंस आई एम चार्जिंग, let's say for example 50,000 rupees for a particular course, let's say, but I'll be charging 50% of 50,000 rupees. तो ये जो मेरा प्रॉमिस है, it is having a value. और वैल्यू क्या है कि आई एम गेटिंग मोर स्टूडेंट्स फॉर माई सेल्फ. पहले मेरे को 50,000 में 4-5 बच्चे मिलते थे, अब मेरे को 30,000 में 25,000 में 15 बच्चे मिल रहे हैं. तो डिड आई गेट माई कंसिडरेशन? यस ऑफ कोर्स. तो मेरा वैल्यू क्या था? मेरा वैल्यू था आई वॉन्टेड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर माई क्लास, विच आई डिड. So anything which I give you a promise, anything on which I put a promise, then that promise has going to stand in the court of law. और यदि मैं उसको breach करता हूँ, then I'll be liable to pay the compensation to the aggrieved party. This is what I mean when I talk about the value in terms of consideration, value for consideration. तो इसको सिर्फ monetary value से ना समझे. यहाँ पर भी मैं आपको वैल्यू समझाने के लिए एक और 2 एग्जाम्पल्स लेकर आया हूँ. इनका मैंने नाम भी दे दिया. Forbearance to sue. Forbearance to sue का मतलब है let's say a plaintiff has a right of action against a party. ठीक है, a plaintiff has a right of action against a party. कहने का मतलब है कि मेरे पास ये अधिकार है कि मैं आपको कोर्ट में घसीटता हुआ ले जाऊं. आपने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट साइन किए हैं जो मेरे लिए नुकसान थे, and now I have a reason to take you to the court. And you know this very fact that if I go to the court, you have to pay each and every single penny whatsoever. आप यहां से निकल नहीं सकते हो. लेकिन आप भी जानते हो कोर्ट कचहरी के मामले में कोई भी व्यक्ति जाना नहीं चाहता है. उसको लगता है कि यार ये बहुत मैटर उलझ जाएगा, मैं इसमें फंस जाऊंगा, और यदि डिक्री मेरे फेवर में नहीं आया तो मेरी बदनामी भी होगी. isn't it? अब आप क्या करते हो? अब आप मेरे को प्रॉमिस करते हो कि आप कोर्ट में मत जाओ, मेरे प्रति आप कोई केस फाइल ना करो, मैं आपको 2 लाख रुपए देता हूं. ठीक है ना. तो इसको कहते हैं फॉरबियर टू सू. मतलब आप मेरे को कह रहे हो कि यू प्लीज डोंट पुट अ सूट अगेंस्ट मी. दैट मीन्स यू आर रिक्वेस्ट मी नॉट टू sue you. This is called as forbearance to sue. This is called as I am going to forfeit all my legal actions. If I am doing it, right? If I am doing it because of the promise that you have given to me. और आपने मुझे प्रॉमिस क्या दिया? You have given me a promise कि आप मेरे को 2 लाख रुपए दोगे, against which I have to drop my suit against you. Okay? So dropping a suit in the court is a very good consideration for the promise. यदि मुझे आपका प्रॉमिस मिलता है कि आप मेरे लिए 2 लाख रुपए देने वाले हो, और against which if I am dropping the case against you, if I am dropping the case of suing you in the court, then that suing you in the court, that forfeit of the sue in the court is going to add a very good consideration for the other party. ऐसा होता है वैल्यू. तो वैल्यू को सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में ना देखें, इसको एक दूसरे टर्म्स में भी देखने की कोशिश करें. कॉम्प्रोमाइज. यू मस्ट बी नोइंग दिस फैक्ट दैट समटाइम्स इन a court a particular case get entangled in such a manner that both the parties are not able to reach on to a conclusion.
द फर्स्ट पार्टी थिंक्स दैट ही इज राइट, राइट, और उसको लगता है कि यार इस केस का जो भी रिजल्ट आएगा, इस केस का जो भी जजमेंट आएगा, इट शुड कम इन माई फेवर बिकॉज आई एम राइट. At the same time, the other party thinks in the same manner that no, I am right, and I believe that the judgment of the case is going to come in my favor. Okay? और ये मैटर चलता जाता. Over a period of time, both of them realize कि भाई ना तो इसमें इसका भला हो रहा है, ना तो इसमें इसका भला हो रहा है, अब क्या करें? Okay? Now they want to go for a compromise. Right? So that is called as suit of compromise, that we want to compromise. तो कोर्ट के सामने आप जाके बोलते हो कि सब मुझे, हम नहीं लड़ना है, we don't want to fight against each other, we want to forfeit everything, we want to reach one to a conclusion on the basis of a compromise. Compromise में हो सकता है कि ये जो व्यक्ति है, ये इसको चाहिए था 10 लाख रुपए इस व्यक्ति से, पर इसको लग रहा है कि यार 10 लाख नहीं मिलेंगे, चल यार 5 ही मिल जाए. ओके, ये सोच रहा है कि मेरे को 10 मिलने चाहिए थे, पर मैटर इतना लंबा खींच गया कि अब मैं भी यार थक गया हूं, मेरे को 10 ना मिले 5 ही मिल जाए, मैं रफा दफा करूं. पर ये व्यक्ति बोल रहा है हाँ 5 देने के लिए मैं तैयार हूं. इवन इफ somebody is getting a less amount of money against the real fact that he may get a more money would constitute a good consideration when it comes to the compromise. So a suit of compromise when files in the court of law, getting a less money on a compromise suit would be supplying the necessary element which is needed to make a contract, and that is consideration, and this consideration is also valuable. तो कई बार आप देखना कोर्ट में कोई दो लोग ऐसे आपस में लड़ जाते हैं और मैटर इतना लंबा खिंचता है. एक बोलता है तुम मेरे से, तो मैं तो थक गया हूं भैया, मैं आपको कुछ पैसे देने के लिए तैयार हूं, आप मेरे अगेंस्ट में जो भी आपने केस लगाया बाहर निकालो, आप ड्रॉप करो, आप मेरे ऊपर ने आपने जो भी केस लगाया ना, आप ये केस ड्रॉप करो, मैं आपको 2-3 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं. इस व्यक्ति को क्या मिल रहा है? इस व्यक्ति को मिल रहा है पीस ऑफ माइंड. पीस ऑफ माइंड कैसे मिला? बोला यार पीस ऑफ माइंड मतलब मेरे अगेंस्ट में जो केस चल रहा है ना वो खत्म होने वाला है, और उसके अगेंस्ट में मैं 2 लाख रुपए देकर रफा दफा कर रहा हूं. दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी एक्सेप्टेड as a consideration which is valuable and is good, and it is going to be accepted in the court of law. ठीक है, एक एग्जांपल और देता हूं. एक परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर मारामारी हो जाता है फादर के डेथ के बाद. 2 ब्रदर रहते हैं, तो बोथ स्टार्ट फाइटिंग फॉर द प्रॉपर्टी, और बड़ा भाई छोटे भाई को प्रॉपर्टी में कम हिस्सा देता है, और दोनों में झगड़ा चालू हो जाता है. इस मैटर में बीच में मदर इंटरफेयर करती है, और मदर छोटे वाले बेटे को कहती है स्टॉप फाइटिंग, यू डोंट वरी. ये मैंने लास्ट क्लास में भी एग्जांपल दिया था. यू डोंट वरी, तुम्हें जो कम पैसा मिल रहा है दैट आई विल गिव इट टू यू, दैट मीन्स आई विल कॉम्पेंसेट दैट मनी, एंड प्लीज डू नॉट फाइट. 2 of you are the brothers and you are the children of this family, and it pains me a lot when you people fight. I want that you should live in harmony. यदि बड़ा भाई ने ज्यादा पैसा ले लिया, यू डोंट वरी, जो तुमको कम लग रहा है आप मुझे बता दो, मैं अपने प्रॉपर्टी से अपने हिस्से में से मैं तुमको दे दूंगी, तुमको लड़ाई करने की जरूरत नहीं. अब आप बोलोगे कि सर मदर पैसा दे रही है, तो क्या मदर को कुछ मिला? मदर को मिला पीस. मदर इज गेटिंग द पीस ऑफ द फैमिली, एंड दैट्स हाउ शी इज गिविंग कंसिडरेशन टू दी प्रॉमिस. बेटे का प्रॉमिस था ठीक है मैं नहीं लड़ूंगा, और मदर का प्रॉमिस था दैट आई विल सप्लीमेंट यू विद सम एक्स्ट्रा मनी. A forbearance to sue can be any other value apart from money having some value in the eyes of law. As I said, I have given you 3 examples: forbearance to sue in the court of law, the matter of compromise in the court of law, and the promise of a mother to the son not to fight with the elder brother in terms of money, and the younger brother is ready to stop fighting against the money which the brother is going to get it from mother. See, mother is not getting anything ना. mother को क्या मिला? बेटे के लिए कंसिडरेशन क्या था कि मेरे को पैसा मिल जाना चाहिए, मेरे हिस्से का जो भी नुकसान हुआ. मदर को क्या मिला? मदर को जो मिल रहा है बेटे से उसकी भी तो कोई वैल्यू होनी चाहिए ना. कंसिडरेशन हैज टू गो फ्रॉम बोथ द साइड्स. मदर को क्या मिला? मदर को मिला पीस ऑफ द फैमिली. ओके, जिसको कोर्ट एक्सेप्ट करता है, पीस को कोर्ट एक्सेप्ट करता है. इफ वी हैव पीस ऑल अराउंड, then we don't have any controversies. We will not go to the court and knock the doors of the court, isn't it? So peace is a very great thing which the court of law does accept, and that's the reason why it is called as that the consideration must have some value in the eyes of law. ठीक है ना? अश्मान यदि कहता है कि ठीक है give me a kiss and take my property, does not stand in the court of law. अब बोलोगे सर ये तो illusion है, ये तो illusion है सर. कितने लोग खड़े हो जाएंगे आयुष्मान को किस करने के लिए? कैन यू थिंक ऑफ इट?
If Ashman says just a statement, give me a kiss and take my property, I can promise you millions of girls will come and start kissing Ashman. What will happen to him? Right? Something which has a value in the court of law, if does not exist, then it will not supply the necessary element which is needed to make a consideration, and that's how it is not going to convert into a contract, into an agreement, and then it cannot be converted into a contract. ठीक है ना? तो रिमेंबर ये सारी चीजें याद रखो. परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग ड्यूटीज. व्हाट आई एम सेइंग दैट मान लो मेरी कोई लीगल ड्यूटी बनती है. मेरी लीगल ड्यूटी क्या है? फॉर एग्जाम्पल आयुष्मान को कोर्ट से एक समन आया. आयुष्मान को कोर्ट से एक समन आता है, एक ऑर्डर आता है कि मिस्टर आयुष्मान, यू हैव टू अपीयर एज ए विटनेस इन द कोर्ट ऑन दिस पर्टिकुलर डेट. ठीक है ना? फॉर ए पर्टिकुलर केस विच इज गोइंग बिटवीन ए एंड बी. ए और बी के बीच में जो केस चल रहा है उसके रिस्पेक्ट में आपको गवाही देने के लिए इतने तारीख को कोर्ट में हाजिर होना है. दिस इज द ऑर्डर विच हैज गॉन फ्रॉम द कोर्ट टू आयुष्मान. आयुष्मान ने जब ये लेटर पढ़ा, जब इसने डिक्री को पढ़ा, जब ऑर्डर को पढ़ा, तो आयुष्मान ने कहा यार ये तो मेरी लीगल ड्यूटी है. लीगल ड्यूटी क्यों है? क्योंकि लॉ ऑफ द लैंड सेज दैट यू हैव टू परफॉर्म दिस पर्टिकुलर एक्ट. One is called as a moral duty and one is called as a legal duty. You must differentiate between the two. You wanted to be a good son of the family, good son of your father. You want to be a good brother. You want to be a good husband. These all are the moral responsibilities. You wanted to be a good father for your son, for your children. These are the moral responsibilities, isn't it? Now, if the law of the land fixed some duties for you, those are your legal duties. तो यदि देश के कानून ने आपकी कोई ड्यूटी फिक्स करी है तो आपकी लीगल ड्यूटी है. फॉर एग्जाम्पल आप पुलिस वाले हो, पुलिस वालों की ड्यूटी लॉ ऑफ द लैंड फिक्स करता है कि आपको ये काम करने हैं. तो इन दैट केस दैट इज योर लीगल ड्यूटी एंड यू हैव टू परफॉर्म इट. आप कलेक्टर हो, कलेक्टर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनकी कुछ ड्यूटीज है. जो भी एक्ट है उस एक्ट ने उन ड्यूटीज को तय किया है, उसके तहत आपकी जो ड्यूटी बनेगी दैट इज योर लीगल ड्यूटी. Okay, so these are the differences between the moral duties and legal duties. You are not at all bound to perform your moral duties, but you are 100% bound to perform all your legal duties. आप अपने legal duties से कभी भी बाहर नहीं आ सकते. आपको हर कीमत में अपनी legal duties को perform करनी ही है. ठीक है? So Ashman got a summon from the court that with respect to a particular case between A and B, you have to come and give a witness on the case. अब ए आयुष्मान को फोन करता है क्योंकि ए को लगता है कि यार आयुष्मान यदि गवाही दे देना तो केस तो मेरे फेवर में आ जाए क्योंकि आयुष्मान ने पूरा सीन देखा हुआ है. ओके, तो ए आयुष्मान को फोन करता है यार आयुष्मान, मुझे पता है दैट यू आर टेकिंग लॉट ऑफ ट्रबल यार, कोर्ट तुम्हारे घर से बहुत दूर है, बट आई रिक्वेस्ट यू प्लीज यू मस्ट कम एंड गिव योर विटनेस इन द कोर्ट, एंड इफ यू कम टू द कोर्ट एंड गिव योर विटनेस आई प्रॉमिस यू आई विल गिव यू 10,000 रुपीज. अब आयुष्मान कोर्ट में आता है, अपना विटनेस देता है, अपनी पूरी गवाही देकर चला जाता है. ऑन द वेरी नेक्स्ट डे आयुष्मान ए को बोलता है कि भैया आपने जो मेरे को प्रॉमिस किया था 10,000 रुपये वो आप मेरे को दे दो. ठीक है? डेफिनेशन के हिसाब से प्रॉमिसर ने प्रॉमिस 10,000 रुपये देने को कहा था और प्रॉमिसर ने एक्ट भी कर दिया. अब ये प्रॉमिस ही करा कि भैया मेरे को मेरे 10,000 रुपये दे दो, मेरा कंसिडरेशन जो भी था या आपने जो प्रॉमिस किया था उसको फुलफिल करो. अब ये जो मिस्टर ए होता है ये 10,000 रुपये देने से मना कर देता है. जब मना कर देता है तो आयुष्मान कोर्ट में जाता है. वो कोर्ट में जाके बोलता है कि भाई इसने मेरे को प्रॉमिस किया था तो इनके प्रॉमिस के रिस्पेक्ट में मैंने एक्ट करके इनको जो कंसिडरेशन चाहिए था मैंने दे दिया. नाउ आई वांट माय 10,000 रुपीज, जस्ट गेट माय 10,000 रुपीज. तो कोर्ट कहता है कि भैया आपको नहीं मिल सकता. आयुष्मान कहता है क्यों नहीं मिल सकता? द अदर पार्टी हैज ऑलरेडी ब्रीच द प्रॉमिस. अगले व्यक्ति ने जो प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस को पूरी तरह से ब्रीच किया है, तो मुझे क्यों नहीं मिलेगा? व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो कोर्ट कहता है कि तुम्हारे ऊपर पहले ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. देयर वाज ए लीगल ड्यूटी एम्बेडेड इन यू. तुम्हारे दिमाग में ये बात निकाल दो, तुम्हारे पास ऑलरेडी एक लीगल ड्यूटी परफॉर्म करनी थी. उस लीगल ड्यूटी पे आप कोई कंसिडरेशन नहीं ले सकते क्योंकि वो तो आपको करना ही है. ऐसा नहीं है कि ए आपको कंसिडरेशन देगा तभी आप करने के लिए आओगे. ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है. द लॉ ऑफ द लैंड सेज दैट यू हैव टू परफॉर्म योर लीगल ड्यूटीज. और यदि आप लीगल ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करते हो, यू बी रेडी फॉर सम काइंड ऑफ पनिशमेंट विच इज रिटन अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर एक्ट. तो आपको तो करना है. तो ए आपको प्रॉमिस करता ना करता, इट विल नॉट इफेक्ट योर प्रेजेंस इन द कोर्ट. तो यहाँ पर आयुष्मान केस हार जाता है और उस व्यक्ति को कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता है.
इसीलिए लिखा है परफॉर्मेंस ऑफ लीगल ऑब्लिगेशंस इफ देयर इज ए काइंड ऑफ एग्जिस्टिंग ड्यूटीज, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड, बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ लॉ, बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ओके, देन यू हैव टू परफॉर्म दोज पर्टिकुलर एक्ट्स बिकॉज दोज आर योर लीगल ड्यूटीज, ठीक है, and your legal duties, against those legal duties you cannot expect to have a consideration, ठीक है ना, फॉर परफॉर्मिंग द लीगल ड्यूटी। आप यदि अपने लीगल ड्यूटीज को परफॉर्म करके कुछ कंसिडरेशंस मांग रहे हैं तो आपको नहीं मिल सकता है, ठीक है ना, ये याद रखो। दिस इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट लीगल प्रिंसिपल, यू कैन एक्सपेक्ट टू हैव ए स्टोरी बेस्ड ऑन दैट। अच्छा, सेकेंड, प्रॉमिस टू पे लेस देन द अमाउंट ड्यू अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज ए कंसिडरेशन। इस पे जाने से पहले मैं एक बात और आपको बता दूं, मान लीजिए कल को आयुष्मान एक कोर्ट में जाके एक वकील के साथ एक एग्रीमेंट करता है, एक वकालतनामा जो वकील है वो आयुष्मान के साथ करता है और ये बोलता है कि ठीक है मैं आपका केस लेता हूं, आप चिंता मत करो, आई विल ब्रिंग जस्टिस टू यू। आयुष्मान बोलता है कि सर ओके, व्हाट इज योर लीगल फीस, व्हाट आर योर चार्जेस, व्हाट आर योर यूजुअल चार्जेस, यू प्लीज टेल मी, आई कैन पे इट राइट नाउ, आई हैव नो प्रॉब्लम। तो वो कोर्ट, वो जो वकील रहता है वो आयुष्मान को अपना बता देता है कि ठीक है मेरी इतना मेरे को आपको पैसा देना है, मेरा यूजुअल फीस ये है, आप मेरे को दे दो। तो आयुष्मान जो है उसको पैसा दे देते हैं। वो व्यक्ति जो वकील रहता है वो कोर्ट में अपना काम चालू कर देता है। नाउ दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉयर टू गिव द बेस्ट ऑफ द सर्विसेज, ठीक है ना, टू द क्लाइंट, बिकॉज ही हैज टू प्लीड द केस इन द कोर्ट ऑफ लॉ, he has to bring the justice in the favor of the client, क्योंकि आपने पैसा लिया है। एज ए लॉयर दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। समय बीतता है और कुछ समय के बाद, थोड़ा सा समय बीतता है, कुछ समय के बाद आयुष्मान उस वकील को फिर कहता है यदि इस केस का जजमेंट मेरे फेवर में आया तो मैं तुमको बहुत बड़ा रिवार्ड दूंगा, मैं तुमको एक फर्स्ट क्लास होंडा सिटी खरीद के दूंगा। कुछ भी हो सकता है, रिवार्ड कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी होंडा सिटी, इट कुड बी ए कैश प्राइज ऑफ 10,000 रुपीज, इट कुड एनीथिंग, ओके। तो आयुष्मान उसको प्रॉमिस कर देता है कि भाई यदि आप मेरे लिए इस प्रकार का जो काम करोगे, मेरे फेवर में भी केस आ जाता है तो आई विल गिव यू मर्सिडीज, सॉरी आई विल गिव यू होंडा सिटी टू यू। कुछ समय के बाद उस पर्टिकुलर केस का जो जजमेंट है वो आयुष्मान के फेवर में आ जाता है। जब आयुष्मान के फेवर में आ जाता है तो जो वकील है वो आयुष्मान को कहता है कि सर यू प्रॉमिस्ड मी टू गिव मी अ रिवार्ड, if the judgment of the case will come in my favor, so the judgment has come in your favor, I want my reward। आयुष्मान मना कर देता है। जब आयुष्मान मना कर देता है, the matter goes to the court, ये व्यक्ति कोर्ट चला जाता है और कोर्ट में जाके बोलता है कि सर मेरे क्लाइंट ने मेरे को प्रॉमिस किया था कि यदि इस पर्टिकुलर केस का जजमेंट मेरे फेवर में आता है तो आई विल गिव यू अ रिवार्ड, और आज ये व्यक्ति मेरे को मना कर रहा है, सर दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तब कोर्ट वकील से पूछता है डिड यू हैव एनी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट विद दिस पर्टिकुलर मैन? बोलता हाँ सर मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट ये था कि मुझे इनका केस लड़ना था। बोले ठीक है, डिड यू गॉट ए रेम्यूनरेशन फॉर फाइटिंग दिस केस इन द फेवर ऑफ दिस पर्सन? बोले यस सर आई टुक माई यूजुअल फीस। कोर्ट कहता है जब आपने अपनी यूजुअल फीस ली है तो यू हैव टेकन योर यूजुअल फीस in order to fight this case in the court of law with the best of your ability and spirit, isn't it? बोले हाँ। मतलब जब आप प्लीड करने के लिए पैसा ले चुके हो तो वो तो आपका दायित्व बन गया है कि आपको इस पर्टिकुलर केस का रिजल्ट क्लाइंट के फेवर में लाके देना है। तो therefore the existence of further kind of reward does not exist here, so therefore you won't be able to claim any kind of benefits on the promise of the client that he will give you a reward provided that the judgment of the case will come in his favor. It will not stand in the court of law क्योंकि आपके पास पहले ही एक existing contract था इस व्यक्ति के प्रति। तो यहाँ पर आयुष्मान को कुछ भी देना नहीं पड़ा, ठीक है ना। ये दो एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको बताए हैं जिसमें आपको समझ में आना चाहिए कि कंसिडरेशन हर जगह पर लागू नहीं होगा, हर जगह पर कंसिडरेशन नहीं बनेगा। कहाँ कहाँ कंसिडरेशन नहीं बनेगा तो याद रहे, यदि आपकी कोई ऑलरेडी कोई प्रॉमिस है, ऑलरेडी कोई लीगल ड्यूटी है, ऑलरेडी कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसका आपने एग्जीक्यूशन कर दिया है, उसके बाद उसके ऊपर कोई भी आपकी जवाबदारी नहीं। चलो, प्रॉमिस टू पे लेस देन द अमाउंट ड्यू अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज ए कंसिडरेशन। दिस रूल हैज बीन लेट डाउन इन ए पीनल केस एंड दिस इज द ओल्ड केस। देखो क्या हुआ था, क्योंकि आप ये बहुत अच्छे से समझ गए हो that we are talking about the legal principles which we framed in the year 1872.
तो क्या होता है ना, जब कोई कानून बनता है उसमें कई छोटी मोटी कमियां रहती हैं, वो ओवर द ईयर्स फुलफिल हो जाती है, ठीक हो जाती है, अलाइंड हो जाती है, रेक्टिफाई हो जाती है। इस प्रकार की एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये था कि एक लेडी को एक डॉक्टर से पैसा लेना था, ठीक है ना। पैसा लेना था मतलब देयर वाज अ केस बिटवीन द लेडी एंड द डॉक्टर। व्हेन इट वेंट टू द कोर्ट गेव द जजमेंट इन द फेवर ऑफ द लेडी। जब जजमेंट लेडी के फेवर में गया तो कोर्ट ने डॉक्टर को कहा, हे मिस्टर, यू हैव टू गिव 10,000 पाउंड टू दिस लेडी। तो डॉक्टर क्या करता है उस समय, बोले एट वंस यू हैव टू गिव 10,000 पाउंड टू दिस लेडी, बट द डॉक्टर वाज नॉट एबल टू गिव द 10,000 रुपीज टू द लेडी। तो डॉक्टर उस लेडी को कहता है कि आई हैव ओनली 200 पाउंड राइट नाउ, आई वांट टू गिव 200 पाउंड टू यू राइट नाउ, and the rest of the money, that means the balance money, I want to give it to you in installment in a periodic manner, provided that you please do not enforce this particular judgment right now at this point of time। मेरे पास नहीं है। तो लेडी को लगता है ये पैसा तो यदि मेरे को तो चाहिए और इसके पास अभी है नहीं, तो वो लेडी मान जाती है कि ठीक है, आई एग्री दैट यू पे मी 200 पाउंड राइट नाउ एंड द रेस्ट ऑफ द मनी, दैट मीन्स द बैलेंस मनी, इन द फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट बट इन ए पीरियोडिक मैनर। तो डॉक्टर बड़ा ईमानदार रहता है, तो कहता है कि ठीक है, बाकी का पैसा मैं आपको ईमानदारी से दे दूंगा। धीरे धीरे वो डॉक्टर वो पूरा पैसा दे देता है और अपने डेट से फ्री हो जाता है। जब लेडी को पूरा पैसा मिल जाता है ना, तो लेडी फिर से डॉक्टर पे केस करती है। वो केस करती है कि जो भी जजमेंट डेट था 10,000 पाउंड देने का, व्यक्ति ने मुझे नहीं दिया, एंड आई कॉम्प्रोमाइज टू टेक द मनी। क्यों? क्योंकि मेरे को कम पैसा मिला, मेरे को पहले 200 पाउंड मिला, फिर थोड़ा थोड़ा करके मिला पूरा, बट सिंस आई हैव कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन द जजमेंट, सो आई वांट द इंटरेस्ट ऑन द मनी जो इन्होंने मेरे को लेट पे किया। ठीक है ना। तो कोर्ट ने जब ये जजमेंट दिया तो कोर्ट ने कहा, हाँ भाई, इस व्यक्ति से आपने एक प्रॉमिस किया कि आप पैसे दोगे, पर कैसे पैसे दोगे? आप पैसे रुक रुक कर दोगे। तो ये लेडी मानी। तो इस लेडी को क्या बेनिफिट हुआ? आपको तो बेनिफिट मिला, आपको टाइम मिला, यू आर एबल टू गेन सम टाइम, यू आर एबल टू बाय सम टाइम, समय आपको मिल गया और आपने उन काफी समय में आपने पैसे बना करके लेडी को दे दिया। पर लेडी को क्या एडवांटेज मिला? शी ओनली गॉट दी जजमेंट डेट, जो जज ने सुनाया था उसको वही पैसा मिला, पर वो जो कॉम्प्रोमाइज हुई उसके रिस्पेक्ट में आपको तो कुछ भी नहीं मिला, लेडी को तो कुछ नहीं मिला। तो उन्होंने यहाँ पर एक जजमेंट देते हुए कोर्ट ने कहा कि यदि ऐसा है तो उस लेडी को इंटरेस्ट मिलना चाहिए, क्योंकि जब इस लेडी के साथ इस व्यक्ति ने एग्रीमेंट किया था कि मैं आपको बाकी पैसा इंस्टॉलमेंट में दूंगा, सो देयर वाज ए प्रॉमिस फ्रॉम द लेडी दैट शी इज रेडी टू एक्सेप्ट दिस, बट द लेडी डिड नॉट गेट एनी कंसिडरेशन फॉर हर प्रॉमिस। सो देयरफॉर द पर्सन इज एब्सोल्युटली लायबल टू पे द इंटरेस्ट, जितना भी बनता है उसको पूरा देना पड़ेगा। ये केस काफी समय तक चले, इसको बोलते हैं पिनल्स केस। तो याद रखो, बाद में आज 20th सेंचुरी के एक्सेप्शन से आज के तारीख में ये केस होल्ड नहीं करता है। क्यों नहीं होल्ड करता? उसमें बहुत सारे रीजंस है, मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। पहला एक्सेप्शन क्या है? पार्ट पेमेंट बाय द थर्ड पार्टी। मान लो मेरे और आसमान के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है और मैंने आसमान से मान लो आसमान ने मेरे से कुछ उधार पैसा लिया है ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट, और उसने कहा कि मैं ये पैसा आपको चुका दूंगा, और आसमान ये पैसा चुका नहीं पा रहा है, और बाद में सिचुएशन ऐसी हो गई कि मुझे दिख रहा है कि आसमान विल नॉट पे दिस मनी टू मी। अब जब आसमान पेमेंट नहीं कर पा रहा है तो आसमान के फादर को लगा कि यार ये परेशान हो रहा है, चलो मैं इसकी कुछ हेल्प कर दूं। तो आसमान के फादर ने बहुत इंटेलिजेंटली मेरे को एक लेटर लिखा कि मिस्टर दत्ता, you had an agreement with my son and you could see that my son is not able to pay the money, he is running out of all the resources, so I am trying to help you out with this, I am writing this letter along with a check। ठीक है ना। my son had to give 5 lakh rupees to you, but he is not able to give right now at this moment of time, and I also feel that over a period of time he won't be able to do further as he is running out of cash, but I feel it is very unjust to you, and because of that मैं आपको 2 लाख का चेक भेज रहा हूं। ठीक है ना। बट ये 2 लाख का चेक आप तभी एनकैश करें प्रोवाइडेड दैट you should be sure that this would completely end all the actions whatsoever with respect to my son।
मतलब मैं ये मानूंगा कि यदि आप 2 लाख रुपए का चेक इनकैश कर लेते हैं तो मेरे बेटे और आपके बीच में जो भी सौदेबाजी है वो खत्म हो गया। इसके बाद मेरा बेटा आपको कुछ नहीं देगा, और यदि आप तैयार नहीं है तो आप ये चेक रिटर्न कर दीजिए। जब मेरे पास चेक आता तो मुझे लगता है आती हुई लक्ष्मी को कौन लौटाया, चलो 2 लाख रुपए तो मिल रहे, पहले 2 लाख ले लो, अपन फिर केस करेंगे 3 लाख रुपए के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, 2 लाख रुपए ले लेता हूँ और लेने के बाद फिर मैं दोबारा केस करता हूँ आयुष्मान के ऊपर कि मेरे को 3 लाख रुपए चाहिए। मैटर कोर्ट में पहुंचता है, आयुष्मान फादर टुक दिस मैटर टू द कोर्ट। कोर्ट कहता है कि भाई आयुष्मान के पापा ने आपको लिखा था कि एनकैशिंग ऑफ द चेक वुड मीन that no further legal actions are going to be taken on this. That means you are ready to dissolve this matter completely. It would be ending as a compromise. अभी तो आपने एनकैश किया, नहीं तो फिर आप लौटा देते। तो मैं फंस जाता हूं और कोर्ट कहता है कि ठीक है मिस्टर आयुष्मान, यू आर कंप्लीटली फ्री, अब आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, और मैं वो केस हार जाता हूं। ठीक है, तो यहां पर ये एक्सेप्शन हो गया कि यदि कोई पेमेंट जितना देना है उससे कम मैं दे रहा हूं, then also it can give the necessary consideration whatever in making a contract. Second, composition के एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूं। कंपोजिशन का मतलब होता है कि जब मेरे को ज्यादा पैसा देना होता है और मैं दे नहीं पा रहा हूं, मैटर ऐसे उलझ गया है कि मतलब मुझे ज्यादा पैसा लेना होता है और मैं ले नहीं पा रहा हूं क्योंकि मैटर उलझ गया है, जैसे इन केस ऑफ कॉम्प्रोमाइज, मैटर इज इन द कोर्ट और मैं पिछले 15 साल से केस लड़े जा रहा हूं कि मेरे प्रॉपर्टी की वैल्यू आज के टाइम पर 1 करोड़ रुपए है, मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, अगला बंदा मेरे को 20-25 लाख के ऊपर देना नहीं चाह रहा है। मैटर इतना उलझ गया कि मुझे लग रहा पता नहीं क्या होगा। तो मैं बाद में कॉम्प्रोमाइज करता हूँ कि ठीक है, न तेरी न मेरी, तो मेरे को 35 लाख रुपए दे दे, मामला खत्म। Now the other party is ready to give me 35 lakh rupees. That is called as composition. That means giving a lesser amount of money on account of a bigger money. And that would be definitely okay to give a necessary consideration to make a agreement between the parties. Third, payment before time. भाई मुझे 10 साल में आपको 10 लाख रुपए लेने हैं और मेरे को आज पैसे की जरूरत, तो मैं बोल रहा हूँ भैया आप 10 लाख भूल जाओ, आप मेरे को आज 5 लाख रुपए दे दो, बात खत्म करके। That is also going to add as a consideration with respect to the promise that I am going to dissolve the rest of the 5 lakh rupees. Promissory estoppel. In fact, promissory estoppel तो हमने पढ़ा है कि आपके डिजायर पे मैंने यदि कुछ काम कर दिया है, आपने मुझे कुछ प्रॉमिस किया था, उस प्रॉमिस के आधार पर मैंने ऑलरेडी कुछ काम कर दिया है, तो अब आप अपने प्रॉमिस से पीछे नहीं हट सकते हो। दैट इज कॉल्ड एज promissory estoppel. The doctrine of promissory estoppel says that on your promise, if I have acted on your promise, if I have already acted, right? Now after this you have no right to go back. आप मुकर नहीं सकते हो। तो यदि आपने बोला मिस्टर दत्ता आप यहाँ पर खेती मत करिए, यहाँ से रोड निकलेगी और ये आपका जो खेत है इसका 50% सरकार ले लेगी, आपको इस साल यहाँ पर खेती नहीं करना है, और ये 50% खेती लेने के रिस्पेक्ट में आपको इतना रुपए दे देगी। मैं तैयार हो गया और मैंने खेती नहीं की, और बाद में सरकार कहती है कि नहीं वो हम आपको कुछ कंपनसेशन नहीं देंगे, आपने खेती वगैरह नहीं की, सिर्फ हम आपको पैसा देंगे। क्योंकि पहले गवर्नमेंट ने मुझे कहा था कि आप खेती मत करिए, आपका जो भी कंपनसेशन बनता है वो पूरा देंगे, खेती न करने के कारण जो आपको नुकसान हो रहा है वो देंगे, और ये जो प्रॉपर्टी इसकी जो कीमत है वो आपको देंगे। मैंने सरकार के कहने पर खेती नहीं की, वो 50% प्रॉपर्टी मेरी चली गई, उसके रिस्पेक्ट में मेरे को पैसा मिल गया, पर उस साल का जो मेरे खेती का पैसा जिससे मैं एक लॉन्ग डिविडेंड कमा रहा था वो मेरे को सरकार ने नहीं दिया। क्योंकि ये 1 साल का तो मैटर नहीं ना, प्रॉपर्टी में मैं खेती कब करूंगा, मैं हर साल खेती करूंगा, हर साल मुझे कुछ पैसा मिलेगा। तो कैलकुलेशन करते वक्त गवर्नमेंट ने उसको नजरअंदाज कर दिया, जबकि गवर्नमेंट ने मुझे प्रॉमिस किया था। ओके, सो नाउ द गवर्नमेंट इज लायबल टू पे दैट प्राइस टू मी। द गवर्नमेंट कैन नॉट से कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि उसके कहने पर ही मैंने अपने प्रॉपर्टी का 50% गवर्नमेंट को दिया था, राइट? दैट इज कॉल्ड एज प्रॉमिसरी एस्टॉपल। इसका एक बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। एक बार एक किराएदार जो एक किराए के मकान में रहता था, तो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी सेड दिस टू द टेनेंट कि भाई बहुत समय से आप मेरे प्रॉपर्टी में रह रहे हो, नाउ इन द नेक्स्ट 6 मंथ आपको घर की डेंटिंग पेंटिंग अच्छे से करानी है, क्योंकि घर की पेंटिंग बहुत अरसे से नहीं हुआ है, तो आई रिक्वेस्ट यू टू डू दिस। बंदा बोलता है ओके। साथ में ओनर ये भी शर्त रखता है कि यदि तुमने 6 महीने तक इसकी डेंटिंग पेंटिंग कंप्लीट नहीं करी तो मैं आपसे ये घर खाली करवा लूंगा।
राइट, जो भी हमारा लीज एग्रीमेंट है, इट वुड come to an end, it would automatically get dissolved if you do not do this act, and I will take the property back. तो टेनेंट ओके कर देता है कि ठीक है, मैं 6 महीने में इसकी डेंटिंग पेंटिंग जो भी है, पेंटिंग वगैरह सब बढ़िया कर दूंगा। इन द मीन टाइम इस दौरान क्या होता है, जो ओनर होता है वो ओनर इस टेनेंट के साथ इस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए बातें करना शुरू कर देता है। दैट मीन्स द ओनर स्टार्टेड नेगोशिएटिंग विद द tenant for the sale of the property. Okay, now जैसे ये नेगोशिएशन चालू होता है, इन्होंने कुछ ऑफर किया, उसने कहा नहीं ये ज्यादा है, कम है, ऐसे करते करते ये नेगोशिएशन kept moving, ये it keeps on moving for a longer period of time. तकरीबन 3-4 महीने तक ये नेगोशिएशन चलता रहता है, एंड फाइनली आफ्टर 3-4 months ये नेगोशिएशन फेल हो जाता है और टेनेंट प्रॉपर्टी नहीं खरीदता है। और इस दौरान वो 6 महीने भी निकल जाते हैं। अब जैसे 6 महीने निकल जाते हैं तो ये ओनर उस टेनेंट को कहता है कि ठीक है भैया, अब आप घर खाली कर दो, क्योंकि घर आपने खरीदा नहीं, 6 महीने तक मैंने पेंटिंग करने के लिए बोला था, वो भी आपने पेंट नहीं किया, तो देयरफॉर एज पर द प्रॉमिस यू हैव टू लीव दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। ये लीज अब खत्म होती है, आई एम गोइंग टू टेक इट बैक। अब मैटर कोर्ट पे पहुंचता है, ये बोलता नहीं ऐसे कैसे, एक कोर्ट में मैटर पहुंचा देता है टेनेंट और बोलता है कि सर, जैसे हम दोनों के बीच में नेगोशिएशन शुरू हुआ, ठीक है ना, दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ कॉन्डक्ट ऑफ द ओनर गिव्स मी एन इंप्रेशन, मेरे को एक ऐसा इंप्रेशन दिया है दैट ही हैज सस्पेंडेड दैट पेंटिंग, जो पेंटिंग करने के लिए मेरे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो लाइबिलिटी थी, वो टेम्पररीली सस्पेंड हो गया है। Because we are under a negotiation, we are negotiating in the sale and purchase of the property. So the conduct of the person, the conduct of the owner impliedly gives me an impression that he has suspended temporarily to go for the painting of the house, and as a result I did not do it. So now I need a fresh time to go for painting, and if I do not do that, I'll definitely hand over the property to the owner. तो जब कोर्ट ने जजमेंट दिया तो कोर्ट ने कहा बिल्कुल ठीक बात है कि भाई, जब आपने 6 महीने का ऑलरेडी उसको अल्टीमेटम दे दिया था कि आपको घर खाली करना पड़ेगा यदि आपने पेंटिंग नहीं किया, तो आपने नया नेगोशिएशन क्यों चालू किया, आपने नया क्यों चालू किया कि यू वांटेड टू सेल दिस प्रॉपर्टी टू द अदर पार्टी, यू वांटेड टू सेल दिस प्रॉपर्टी टू द टेनेंट। जैसे आपने ये नया सिलसिला चालू किया तो पुराना सिलसिला अपने आप सस्पेंड हो गया। सो द कॉन्डक्ट ऑफ द ओनर हैज एक्चुअली सस्पेंडेड द older promise on which the tenant has acted upon it. So therefore, under the promissory estoppel, the owner has no right to go back from the promise. क्या promise? एक implied promise हो गया था जैसे आपने negotiation चालू किया कि now I am no longer interested in the past promise जो मैंने आपको बोला था कि आपको करना है. Now we are on a fresh promise. So therefore you have to give a fresh time to the other party, और यदि उस fresh time में उसने वो पेंटिंग नहीं किया तो उसको घर खाली करना पड़ेगा, but not right at this moment. So that is the effect of promissory estoppel. तो promissory estoppel का मतलब यही होता है कि एक व्यक्ति के प्रॉमिस पर अगला व्यक्ति कोई काम शुरू कर देता है तो पहले व्यक्ति की फॉर्मर व्यक्ति अपने प्रॉमिस से अब मुकर नहीं सकता है. ठीक है. तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि भाई 2 ईयर का प्रोग्राम की जो फीस है दैट इज 65,000 रुपीज फॉर एन एग्जाम्पल. बल्कि 2 दिन बाद आयुष्मान आता है 65 रुपीज का चेक लेकर के कि सर आपने काउंसिल किया था मेरे को दैट आई हैव टू पे 65,000 रुपीज फॉर ए 2 ईयर प्रोग्राम इन दी ऑनलाइन फॉर्मेट, और मैं ये 65,000 रुपीज का चेक लेकर आया हूं. तब मैं कहता हूँ कि नहीं वो 65 नहीं, वो तो मेरे से कुछ गलती हो गई थी, वो 85 है. बिलीव मी इट इज 85. आयुष्मान बोलता है कि सर ये तो गलत बात है, आपने 65 बोला और मैं देखो चेक भी लेकर आया, पापा ने चेक भी दे दिया, अब आप 85 बोल रहे हो. राइट. सो नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई कैन नॉट गो बैक फ्रॉम माई प्रॉमिस अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉमिसरी एस्टॉपेल. क्योंकि जब वो मेरे पास काउंसिल लेने के लिए आया, मैंने उसको फीस बताई. मेरा फीस बताना इज ए टाइप ऑफ प्रपोजल जिसको आयुष्मान ने एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करके उसने एक चेक लाकर एक्सप्रेस किया कि भाई वी हैव एक्सेप्टेड योर प्रपोजल. अब मैं अपने प्रॉमिस से मुकर नहीं सकता. आई हैव टू एक्सेप्ट द एडमिशन ऑफ आयुष्मान फॉर ₹65. राइट. So this is the idea of promissory estoppel, and this is very important
when it comes to Indian Contract Act. अब आते हैं exceptions under Indian Contract Act of exceptions under section 25 of Indian Contract Act. तो Indian Contract Act में section 25 में क्या क्या exceptions है उसके ऊपर बात करते हैं. पहली बात तो ये याद रखो, an agreement without consideration is void. यदि एग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं होगा तो एग्रीमेंट void होगा, मतलब एग्रीमेंट होगा ही नहीं, एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता. ठीक है, लाइन इज क्लियर. एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज void. That means you cannot make an agreement on which both the parties are going to adhere if there is an absence of consideration in the contract. तो कोर्ट में स्टैंड करने की बात तो बहुत दूर की हो गई. ठीक है ना, उसको बाहर के लोग ही बोल देंगे भैया इसमें तो ये तो एग्रीमेंट ही नहीं है. मानेगा कौन? क्यों एग्रीमेंट नहीं है? क्योंकि इसमें कंसिडरेशन नहीं. लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, 3 एक्सेप्शंस हैं, जिसका एक एक्सेप्शन हमने लास्ट क्लास में कवर किया था, जो कि एक्सेप्शन नंबर 2 था. और मैंने आपको याद होगा लास्ट क्लास में बोला था दैट आई एम गोइंग टू कवर दिस पर्टिकुलर सेक्शन, दैट इज सेक्शन 25 इन डिटेल इन द नेक्स्ट क्लास. तो यहां पर आज हम वही बात करेंगे. इसमें जो 3 एक्सेप्शन है उसमें पहला एक्सेप्शन याद रखो कि कंसिडरेशन यदि नहीं है तो एग्रीमेंट वॉइड होगा कंप्लीटली. वो एग्रीमेंट की कोई वैल्यू नहीं होगी, उसकी कोई मूल्य नहीं होगा, एग्रीमेंट है ऐसा माना ही नहीं जाएगा. लेकिन there are certain exceptions in which if there is an absence of consideration, still it is going to stand in the court of law and would be accepted by the court. Yes sir. यदि मैं कोई प्रॉपर्टी, if there is a property which is in written and registered, मैंने प्रॉपर्टी को लिखा, क्या क्या प्रॉपर्टी है, उसको रजिस्टर कराया और उसको मैंने किसी को दे दिया. किसको देख सकते हो? यू आर एबल टू गिव समबडी हु इज योर नियर रिलेटिव ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव, देन दैट प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड एंड ए कॉन्ट्रैक्ट कैन बी मेड बिटवीन द पार्टीज विदाउट विदाउट हैविंग ए कंसिडर. तो यदि मेरे प्रॉपर्टी को मुझे अपनी सिस्टर को देना है तो मैं उस प्रॉपर्टी को रिटर्न में रजिस्टर्ड करके अपने बहन के नाम दे सकता हूं और कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है. अब आप पूछोगे सर आपकी बहन को प्रॉपर्टी मिल गया, आपको क्या मिला? व्हाट इज द कंसिडरेशन? डिड यू गेट एनी कंसिडरेशन? बिकॉज यू सेड दैट यू आर गोइंग टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू योर सिस्टर एंड यू डिड दैट. तो वेयर इज योर कंसिडरेशन? और आपने कहा कि सो लॉन्ग देयर इज नो कंसिडरेशन यू कैन नॉट गो फॉर एन एग्रीमेंट. तो दिस इज एन एक्सेप्शन. ये एक्सेप्शन कहां अलाउड है? दिस एक्सेप्शन इज एक्सेप्टेबल व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन द near family relatives. So who are near relative families? The people who are either have a blood relations between them or they have a relationship with respect to marriage. मतलब there must be some instinctive love emotions between the parties. Instinctive love मतलब एक स्वाभाविक प्रेम होना चाहिए. भाई बहनों के बीच में होता है, पिताजी बच्चे के बीच में होता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है, ठीक है ना, बेटा और सन के बीच में होता है. इसमें इंस्टिंक्टिव लव है एंड दीज रिलेशंस आर एक्सेप्टेड एज द नियर बाय रिलेशंस या नियर रिलेशंस. तो इन रिलेशंस के तहत इफ समबडी वांट टू गिव ए प्रॉपर्टी टू सम अदर पर्सन, ठीक है ना, दे हैव टू डू 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स. दे हैव टू ब्रिंग दिस every document in writing and they have to transfer it through the registry. If it is done, then the contract can sustain between the parties and we do not require any kind of consideration. एक एग्जाम्पल देता हूँ, बड़ा मजेदार एग्जाम्पल है. हस्बैंड वाइफ थे और हस्बैंड ने एक अग्रीमेंट में अपने वाइफ को प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे रहने के लिए एक शानदार सा घर तुमको दूंगा और हर महीने तुम्हें मैं मेंटेनेंस अलाउंस वगैरह देता जाऊंगा. ठीक है ना, ये एक एग्रीमेंट में हस्बैंड ने वाइफ को लिख करके दिया. और हस्बैंड एंड वाइफ मतलब यू कुड अंडरस्टैंड दैट नेचुरली दे आर सपोज्ड टू हैव लव बिटवीन देम. कुछ समय के बाद हस्बैंड मुकर जाता है और वाइफ हस्बैंड के ऊपर केस करता है, ठीक है ना, और बोलता है कि भाई मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट था दैट ही इज सपोज्ड टू गिव मी हाउस फॉर माय लिविंग एंड टू हैव ए मेंटेनेंस ही हैज टू गिव मी ए मंथली मेंटेनेंस अमाउंट जो मेरे हस्बैंड अभी नहीं दे रहे, ठीक है ना. तो कोर्ट कहता है कि आपको मिलेगा, आपके तरफ से क्या मिला आपके हस्बैंड को? तो कहता है कि सर अंडर सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देयर इज एन एक्सेप्शन. उस एक्सेप्शन के आधार पर मुझे मेरे हस्बैंड से मिलना चाहिए आउट ऑफ नेचुरल लव एंड केयर, एंड
the near relatives are supposed to get barred from the exception, from the section article, from the section 25 of इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। तो मेरे को यहाँ पर मिलना चाहिए। हस्बैंड एक डॉक्यूमेंट दिखाता है और उसमें बोलता है कि सर वी आर इन एन अग्रीमेंट डेफिनेटली, जिसमें मैंने प्रॉमिस किया था दैट आई विल सपोर्ट माय वाइफ विद दिस एंड दैट, बट फॉर द लास्ट 1.5 year we have no longer with that natural love, because we are in a situation where every time we have a fight between us and too many times we have disagreement on certain issues, so I don't think that we have a love. And the matter went to the court saw it and the court figured it out, हाँ यार इन दोनों के बीच में प्रेम तो है ही नहीं, हस्बैंड वाइफ अभी भी है लेकिन प्रेम नहीं है। तो कोर्ट यहाँ पर कहता है द नेसेसरी एलिमेंट विच इज नीडेड, ठीक है ना, इन ऑर्डर टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज even without consideration is absent between this pair of husband and wife, so therefore this contract is not going to be accepted. उस एग्रीमेंट को जो वाइफ एनफोर्स करने के लिए कोर्ट में जाती है उसको कोर्ट एक तरफ कर देता है कि ये एक्सेप्शंस में नहीं आ पा रहा है क्योंकि आप दोनों के बीच में वो नेचुरल लव प्रेम नहीं। नंबर 1 ये पहला एक्सेप्शन है। सेकंड एक्सेप्शन आपको याद होगा इन द लास्ट क्लास आई सेड दैट यदि आपने कोई वॉलंटरी एक्ट कर दिया है, कोई भी वॉलंटरी एक्ट कर दिया है, एक्ट को करने के बाद जिसके लिए आपने वो एक्ट किया है, अब वो व्यक्ति आपको यदि प्रॉमिस करता है कि भैया तूने मेरे लिए ये काम कर दिया, चल मैं तेरे को आप 50 रुपए दूंगा, ठीक है ना, ओके। नाउ दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज। अब आप उस प्रॉमिस को कोर्ट में इन्फोर्स कर सकते हो। आप कोर्ट में जाके बोल सकते हो कि सर इस व्यक्ति ने मेरे को प्रॉमिस किया था, अब ये मुकर रहा है। कोर्ट ये नहीं बोलेगा कि भैया जब आपने काम किया था तो आपने तो वॉलंटरी किया था, तो अब आप क्यों मांग रहे हो, आपने स्वेच्छा से किया था, तो व्हाट इज द रीजन व्हाई यू वांट द फेवर फ्रॉम द अदर पार्टी, व्हाई यू वांट द कंसिडरेशन, व्हाई यू वांट द अदर पार्टी टू फुलफिल द प्रॉमिस। तो आप बोलोगे सर इन्होंने प्रॉमिस मेरे एक्ट को करने के बाद दिया था। तो जैसे फॉर एग्जांपल देवयानी का पर्स घूम जाता है और मेरे को वो पर्स मिल जाता है, ठीक है ना, देवयानी का पर्स घूम जाता है, मुझे वो पर्स मिल जाता है और मैं आके देवयानी को देता हूँ, तब देवयानी कहती है ओके आपने मेरा पर्स लाके दिया, मैं आपको 500 रुपए दूंगी कल। अब कल मेरे को 500 रुपए नहीं देती है, मैं देवयानी को बोलता 500 रुपए आपने प्रॉमिस किया था, देवयानी नहीं मानती, मैं कोर्ट में जाता हूँ, कोर्ट को बताता हूँ, कोर्ट कहता भैया कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। देवयानी कहती सर इन्होंने वॉलंटरी एक्ट किया था, मैंने कोई इनको प्रॉमिस नहीं किया था, देयर वाज नो प्रॉमिस, ठीक है ना, तो सर इन्होंने जो भी कंसिडरेशन दिया है इट वाज विदाउट द एब्सेंस ऑफ द प्रॉमिस, तो सर मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो मैं बोलता हूँ कि सर कंसिडरेशन तब नहीं था, लेकिन बाद में आया जब इन्होंने पर्स को देखा और मेरे से लिया, तब इन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि मैं तुमको इसके बदले में 500 रुपए दूँ। नाउ देवयानी हैज टू गिव दैट 500 रुपीज टू मी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड देयरफॉर दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एक बात और बताता हूँ, यदि मैं पर्स ढूंढ के देवयानी को जाकर देता हूँ और देवयानी 500 रुपए लेने के लिए मुझे कल बुलाती है और मैं कल जाता हूं और देवयानी मेरे को कहती है कि नहीं मैं 500 तो नहीं दे पाऊंगी, मैं 200 दे पाऊंगी, ठीक है ना, मैं 500 तो नहीं दे पाऊंगी, मैं 200 दे पाऊंगी। अभी भी देवयानी एक प्रॉमिस कर रही है फॉर एन एक्ट विच इज ऑलरेडी बीन डन बाय समबडी फॉर विच देयर वाज नो कंसिडरेशन। और आपका सेक्शन 25 कहता है कि बिना कंसिडरेशन का कोई भी एक्ट या कोई भी एग्रीमेंट बन नहीं सकता है। तो मैंने जो वॉलंटरी एक्ट किया था उसमें कोई कंसिडरेशन नहीं था, मैंने वो एक्ट कर दिया है और अभी भी मैं कोर्ट में जाकर उसको एनफोर्स करने के लिए खड़ा हूं क्योंकि व्यक्ति ने मुझे बाद में प्रॉमिस किया, ठीक है ना। तो दिस इज अनदर एक्सेप्शन विच वुड स्टैंड इन द कोर्ट ऑफ लॉ इवन विदाउट द प्रेजेंस ऑफ कंसिडरेशन एट द टाइम ऑफ परफॉर्मिंग दैट। तीसरा है ए प्रॉमिस टू पे ए डेट बार्ड डेट। डेट बार्ड डेट मतलब a debt barred limitation, ऐसे लिख सकते हो। it is a promise to pay, it is a promise to pay a debt barred by limitation। यहाँ दोबारा डेट लिखने की जरूरत नहीं है। what I mean by this when I say that a debt barred by limitation, कभी कभी ना जो प्रॉमिस होता है ना, कभी कभी जो प्रॉमिस होता है उसमें समय का बाउंडेशन होता है। समय का बाउंडेशन मतलब जैसे मान लो मैंने किसी व्यक्ति से 5,000 रुपए लिए और मैंने उसको ये बोला कि भाई ये जो 5,000 रुपए मैं तुमको 1 साल में चुका दूंगा। मान लो मैंने ज्यादा पैसा लिया, मैंने 5 लाख रुपए लिए और मैंने बोला कि भाई ये 5 लाख रुपए मैं 1 साल में चुका दूंगा।
ओके और मैंने जो लिखा पढ़ी की उसमें 1 साल का टाइम लिमिट रखा और उसमें लिखा कि 1 साल के बाद यदि मैंने नहीं चुकाया तो इस लिखा पढ़ी की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अब 1 साल तक भाई मैं चुकाता नहीं हूँ, मेरे से बनता नहीं है, पैसे भी नहीं रहते मेरे पास। अब अगला व्यक्ति बोलता है भैया तुम्हारा पैसा तुम मेरे को नहीं दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो लिमिटेशन का मतलब यहाँ पर ये कि वो पैसा जो मैंने आपके साथ पहले कॉन्ट्रैक्ट किया, पहले प्रॉमिस किया, पहले एग्रीमेंट किया कि दैट आई विल पे ऑल द मनी इन 1 ईयर टाइम, 2 ईयर टाइम, जो भी मैंने बोला उस समय तक मैंने आपको नहीं दिया तो वो पैसा आप लेने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। दैट इज कॉल्ड एज ए डेट बार्ड बाय लिमिटेशन। मतलब उस पैसे को लेने के लिए आप कोर्ट में जाकर के नहीं बोल सकते कि भाई समय दिया था, समय खत्म हो गया, अभी भी नहीं दिया, तो मुझे पैसा चाहिए। कोर्ट बोलेगा भैया समय के पहले क्यों नहीं आया? जब समय खत्म हो रहा था तब आप आ जाते कि भाई साहब समय खत्म हो रहा है, 1 साल 2 साल के लिए मैंने दिया था, अब देखो 2.25 साल हो गए, 2 साल 10 महीने हो गए, 2 साल 11 महीने हो गए, अभी भी बंदे ने दे दिया। तब तो कोर्ट कहती। आपने इसमें क्लॉज में भी लिखा है कि समय खत्म होने के बाद क्रेडिटर डेटर से पैसा नहीं ले सकती। तो अब हम क्या करेंगे? ठीक है ना। तो ऐसे जगह पर क्या होता है, जो क्रेडिटर होता है वो डेटर के पास दोबारा आता है और कहता है कि भाई आपका टाइम लिमिट खत्म हो रहा है, टाइम लिमिट के बाद इस एग्रीमेंट की वैल्यू मेरे लिए कुछ नहीं होगी क्योंकि मुझे अपना पैसा नहीं मिलना है, तो अब आप एक काम करो, आप मेरे को फिर से प्रॉमिस करो। तो व्हेन यू मेक अनदर प्रॉमिस, ठीक है ना, दैट यू आर गोइंग टू पे दैट मनी which you are already liable to pay within a time limit and the time limit is about to exhaust, then that promise is going to exist in the court of law। ठीक है, तो पहले वाले प्रॉमिस खत्म होने वाला है, उसके खत्म होने से पहले आप दूसरा प्रॉमिस दे देते हो कि मेरा जो पैसा देना था वो मैं नहीं दे पा रहा विद इन दिस टाइम, बट आई एम सपोज टू पे इन द नेक्स्ट सच एंड सच टाइम। तो वो वाला प्रॉमिस पहले वाले प्रॉमिस के रिस्पेक्ट में कोर्ट में एनफोर्स होगा एंड द पर्सन वुड बी एबल टू पे द डेट, और अगला व्यक्ति इसको रिकवर कर सकता है। ठीक है ना। Now some of the important examples that I wish that you should know. A promise for no consideration to give to B rupees 1000. This is a void agreement. मतलब मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि ए ने बी को प्रॉमिस किया कि मैं आपको 1000 रुपये दूंगा, ठीक है ना, बट बी ने ए को कुछ नहीं दिया। That means there was no consideration moved from B to A. So the absence of consideration will make the contract, will make the agreement void. तो ये एग्रीमेंट पूरी तरह से void हो जाएगा। तो यहाँ पर ये डबल बार आ गया है, तो जस्ट कीप दिस इन माइंड। तो यहाँ पर एग्रीमेंट कैसा हो गया? ये एग्रीमेंट void हो गया। तो मेरा सेक्शन 25 क्या कहता है? सेक्शन 25 ये कहता है कि यदि किसी एग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं है तो एग्रीमेंट void हो जाएगा। तो जैसे ही ए ने बी को प्रॉमिस किया था कि मैं तुमको 1000 रुपये दूंगा, तो बी ने ए को क्या दिया ये पता नहीं है, ये मालूम नहीं है, ये कुछ दिया भी नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड एज void agreement. A for natural love and affection promises to give his son B 1000 rupees. He puts his promise to B into writing and registers. जैसे कि मैंने आपको बताया सेक्शन 25 का एक्सेप्शन है। दो व्यक्ति के बीच में नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रॉपर्टी दे सकता है, पैसा दे सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी दे सकता है, मूवेबल प्रॉपर्टी दे सकता है, बशर्ते वो राइटिंग में और रजिस्टर कर ले तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इवन विदाउट द प्रेजेंस ऑफ कंसिडरेशन यू कैन मेक ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज। सी, ए फाइंड्स बी's पर्स, ए को बी का पर्स मिला, ए ने बी को पर्स दिया एंड गिव्स इट टू हिम। बी प्रोमिसेस टू गिव ए रुपीज 50, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। बी ने ए को प्रॉमिस किया कि चूंकि आपने मेरा पर्स ढूंढ के दिया, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको 50 रुपए दूंगा। अब दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया। दैट मीन्स द कंसिडरेशन हैज कम इनटू प्ले आफ्टर द एक्ट हैज ऑलरेडी बीन डन, राइट? सो दिस इज कॉल्ड एज पास्ट कंसिडरेशन। मतलब व्यक्ति ने एक्ट करके अपना कंसिडरेशन दे दिया पहले ही, बाद में उसको प्रॉमिस मिला कि ठीक है मैं आपको 50 रुपए दूंगा, दिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट। और यदि बी प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करता है, दिस वुड गो टू द कोर्ट एंड द कोर्ट विल एनफोर्स दिस कॉन्ट्रैक्ट। फोर्थ, ए सपोर्ट्स बीज इन्फेंट सन, बी का बेटा बहुत इन्फेंट है, बच्चा है, और ए बी के बेटी की सहायता करता है। बी को जब पता चलता है तो बी बोलता है कि ठीक है आपने मेरे बेटे की इतनी सहायता की, जो भी खर्चा हुआ मैं आपको पेमेंट करूंगा, यू प्लीज डोंट। दिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट। ये भी एक पास्ट कंसिडरेशन का आधार पर हुआ है। तो यदि अब यहाँ पर बी पैसा नहीं देता है तो ए कैन ब्रिंग दिस पर्टिकुलर केस
एंड एनफोर्स इट इन द कोर्ट ऑफ लॉ, और कोर्ट में जाकर ए को ही पैसा देना पड़ेगा और कोर्ट बोलेगा बी को कि आप लाके दो। अच्छा, ये वाला ए ओज बी ₹1000, ए को 1000 रुपये बी को देना चाहिए था, बट द डेट इज बार्ड बाय द लिमिटेशन एक्ट। मतलब देर इज ए टाइम लिमिट, इस टाइम लिमिट तक आपको देना पड़ेगा, और यदि टाइम लिमिट तक नहीं दोगे तो उस कॉन्ट्रैक्ट की, उस लिखा पढ़ी की, उस कागज की कोई वैल्यू नहीं है। तो यदि ए बी को नहीं देता है, टाइम खत्म हो जाता है, बी कोर्ट में जाके दरख्वास्त करता कि भाई मेरे को पैसे दिलाइए, कोर्ट बोलेगा सॉरी इसमें टाइम बार था, आप टाइम से पहले आना चाहिए। लेकिन आगे लिखा हुआ है कि ए जो है, ए साइन करता है एक रिटन प्रॉमिस, ए साइंस ए रिटन प्रॉमिस टू पे ₹50 ऑन द अकाउंट ऑफ द डेट। ए प्रॉमिस करता है कि ठीक है मैं आपको 500 रुपए दूंगा। इसलिए 500 रुपए दूंगा क्योंकि टाइम लिमिट जो है यदि उसकी खत्म हो भी गई तो भी मैं आपको 500 रुपए दूंगा ऑन अकाउंट ऑफ द डेट। देन दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट एंड द कोर्ट ऑफ लॉ इज गोइंग टू इन्फोर्स। ठीक है, तो मेरे और किसी व्यक्ति के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, टाइम बार्ड कॉन्ट्रैक्ट, और मैंने फुलफिल नहीं किया, और बाद में उस व्यक्ति को मैंने बोला कि भाई टाइम खत्म भी हो गया तो भी मैं तुमको इसका 50% पैसा दूंगा, तुम चिंता मत करो, या मैं आपको पूरा पैसा दूंगा, चिंता मत करो। तो वो व्यक्ति उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोर्ट में जा सकता है और बोल सकता है कि सर ये टाइम बार्ड कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन इन्होंने मेरे को एक और प्रॉमिस किया था कि यदि टाइम खत्म होने के बाद, यदि टाइम खत्म भी हो जाता है तो भी आप डरो मत, मैं आपको पैसा दूंगा। सो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट एंड द कोर्ट विल गिव द जजमेंट इन द फेवर ऑफ द प्लेंटिफ। ठीक है, अच्छा, ए एग्रीज टू सेल ए हॉर्स वर्थ ₹1000 फॉर ₹10। 1000 रुपए का घोड़ा है, 10 रुपए में भेज दिया ए ने। ए का जो कंसेंट है इस एग्रीमेंट में, दैट वाज गिवन फ्रीली, ए पे कोई दबाव नहीं था, तो दिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट एंड दिस वुड स्टैंड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। क्योंकि कंसेंट फ्री था तो इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन की कोई बात बनती नहीं। लास्ट, ए एग्रीज टू सेल ए हॉर्स वर्थ ₹1000 फॉर ₹10. It denies that his consent to the agreement was freely given. Now this is an inadequacy of consideration, is a fact which the court should take into account in considering whether or not A's consent was freely given. तो यदि कोर्ट में ए ये कह देता है कि नहीं मेरे को 1000 रुपए की चीज 10 रुपए में मैंने दी है, लेकिन यदि ये डिनाई कर देता है कि मेरा इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में मेरा जो कंसेंट था, ठीक है ना, वो मेरी इच्छा से, फ्री विल से नहीं आया है, तो यहाँ पर इनएडिक्वेसी की तहकीकात कोर्ट करेगी। कोर्ट ये नहीं बोलेगा कि नहीं भाई ए बोल रहा है कि भैया मेरा जो कंसेंट था वो फ्री विल नहीं था, तो ये कोर्ट एकदम से मान नहीं लगी, कोर्ट इसकी तहकीकात करेगा। द कोर्ट शुड टेक इनटू अकाउंट द कंसिडरेशन वेदर और नॉट एज कंसेंट वाज फ्रीली गिवन। इट इज ए मैटर ऑफ द कोर्ट टू डिसाइड वेदर एज कंसेंट वाज गिवन फ्रीली टू द अदर पार्टी और नॉट। सिर्फ और सिर्फ ये कोर्ट डिसाइड करेगा। और यदि कोर्ट को लगता है कि हाँ सही बात है, ए का कंसेंट यहाँ पर फ्रीली नहीं दिया गया था, तो ये केस पूरा ए के फेवर में आएगा। लेकिन ए को यदि इन्वेस्टिगेट करते वक्त ये लगा कि नहीं ए का पूरा जो कंसेंट था वो फ्री विल के साथ बी को दिया था, सो इन दैट केस ए विल लूज द केस एंड द केस विल कम और द जजमेंट विल कम इन द फेवर ऑफ बी, और उस वक्त ए को पूरा का पूरा जजमेंट मानना पड़ेगा। तो दिस वॉज ऑल दैट वी एंड टुडे विथ कंसिडरेशन। अब इसमें आप लोगों का कुछ भी डाउट आता है तो मेरे को एक एक करके फटाफट लिखो। वी हैव 10 मिनट्स टू गो, 10 मिनट है। आपके जो भी डाउट्स आएंगे आई विल रीड देम एंड आई विल आंसर देम। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कंसिडरेशन के 2 लेक्चर्स है, मैंने इसको 2 लेक्चर्स में सारे टॉपिक्स, सारे लीगल एंगल्स कवर किए हैं, मैंने सारे लीगल प्रिंसिपल्स कवर किए हैं। मेक श्योर दैट यू रिमेंबर देम एज आई टॉट सो दैट यू कैन अप्लाई देम इन दी पेपर। याद रखो, क्वेश्चन जब बनते हैं, पेपर जब बनता है, तो किसी भी जगह से लीगल प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए सवाल एग्जामिनर बनाएगा एंड यू शुड बी रेडी टू बी एबल टू रिएक्ट ऑन दैट। तो यदि मेरा पढ़ा हुआ है, आपने यदि पहले पढ़ा हुआ है इसको, तो यू विल बी एबल टू पुट योर जजमेंट एज फास्ट एज इट इज रिक्वायर्ड। लेकिन यदि आपने पढ़ा ही हुआ नहीं है, आपको पता ही नहीं है, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन द एग्जामिनेशन हॉल इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिएक्ट। ठीक है ना, क्योंकि आप पहले पढ़ोगे, समझोगे और सोचोगे और फिर उसके बाद रिएक्ट करोगे। ये तो देखो सभी कहते हैं कि भाई पेपर बड़ा जनरल आएगा, पेपर बड़ा जनरल आएगा। 2020 का पेपर पहली बार होने जा रहा है तो हो सकता है थोड़ा सा जनरल आ जाए, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे समय बीतेगा इट इज नॉट नेसेसरी द पेपर वुड बी जनरल। सो यू हैव टू स्टडी ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी लीगल एंगल, ईच एंड एवरी प्रिंसिपल्स
whatsoever needed for the examination. This is not with respect to this particular section, it is with respect to every other sections. ठीक है, ask me quickly, फटाफट अपने जो भी डाउट्स है आप पूछ लो one by one. ऋषिका, आपने जो डाउट पूछा था इनफैक्ट मैंने उसका आंसर बता दिया था आपको, और तब भी यदि आपको कुछ डाउट है तो यू कैन अगेन आस्क मी, नो प्रॉब्लम, आई क्लैरिफाई इट. अभी भी कुछ डाउट है तो I'll be answering it, nothing to worry. Yes, I'm looking at the live chat. If you have any problem, just quickly revert to me. फटाफट मेरे को पूछ लीजिए. I hope the topic is clear. Just give me a response everybody if the topic is completely clear. इस टॉपिक में से आप कुछ भी जनरलाइज कर सकते हो. You are 100% confident about this topic, that is consideration for the promise. आप मेरे को थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करो. Please give me a response. You are 100% sure. Yes sir. Thank you so much Anita. Thank you very much. बाकी सभी, I want everybody's response. Okay, great, very nice, thank you. बाकी लोग भी, ऋषिका भी है और yes, thank you ऋषिता, और भी बच्चे, देवानी thank you. जो नए बच्चे हैं यदि उनको कुछ डाउट होगा तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ वो 100% क्लियर हो जाएगा जैसे आप वीडियोस को देख लोगे. जैसे आप वीडियो देखोगे, मैंने बहुत ही इलाबोरेट तरीके से हर चीज़ को पढ़ाया है. ऐसा नहीं मैंने वन लाइनर्स पढ़ा करके इसको टालम टोली किया है. आई टॉट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द टॉपिक, तो विच आई बिलीव दैट यदि आप एक बार देख लोगे तो आपको बनेगा, आपको हर चीज़ इसमें बनेगा. मेरे को कोई डाउट नहीं है इसमें. फिर भी यदि कोई चीज़ आपको रिपीट करने को लगता है तो आई विल बी हैप्पीली डूइंग इट, सो डोंट वरी. A voteless act will never be acknowledged. Yes. Can you give me one example of forbearance to sue and compromise? देखो, एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में अनबन रहता है तो वाइफ क्या करती है, हस्बैंड के सामान को बेच देती है. हस्बैंड को बड़ा दिमाग खराब होता है और हस्बैंड क्या करता है, हस्बैंड वाइफ से लड़ती है. अब हस्बैंड जब वाइफ से लड़ती है तो वाइफ हस्बैंड को कहती है कि यदि तुम मेरे को मेंटेनेंस नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे सामान को बेच के अपना मेंटेनेंस का पैसा निकालूंगी, मेरे को पॉकेट मनी, मेरी भी अपने खर्चे. और हस्बैंड को बोलती है कि यदि तुम मेरे को नहीं दोगे तो आई विल सू यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ. हस्बैंड नजरअंदाज करता और वाइफ हस्बैंड के ऊपर केस कर देती. हस्बैंड का दिमाग खराब होता है, तब हस्बैंड वाइफ को कहती है कि ठीक है, तुमने केस कर दिया, तुम केस बाहर निकालो, तुम यदि केस को बाहर निकालोगे तो मैं तुमको हर महीने 10,000 रुपये पॉकेट मनी या तुमको मैं मेंटेनेंस अमाउंट दूंगा. राइट? तो वाइफ अब ये तय करती है दैट आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट माई हस्बैंड बिकॉज माई हस्बैंड हैज गिवन मी ए प्रॉमिस दैट ही इज गोइंग टू गिव मी 10,000 रुपीज ऑन ए मंथली बेसिस ऑन अकाउंट ऑफ द फॉरबियरेंस टू सू माई हस्बैंड इन द कोर्ट ऑफ. वाइफ हस्बैंड को कोर्ट में सू नहीं करती है और हस्बैंड बराबर उसको अलाउंस देता है. राइट? तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द फॉरबियरेंस टू सू. कॉम्प्रोमाइज तो बहुत सारे केसेस आपको मिल जाएंगे. भाई आपके पड़ोस में दो लोगों के बीच में लड़ाई हुई, एक ने दूसरे के सिर पे माथा मार दिया. क्यों? क्योंकि दूसरे का जो घर में जो आम का पेड़ था उसकी टहनी अगले वाले के घर में आ गई. मैटर कोर्ट में गया. जब मैटर कोर्ट में गया तो बोला यार जरा सी टहनी आ गई थी, भाई टहनी काट देते, ठीक है ना. और अगले व्यक्ति को बोले तुमने इसके सिर पे क्यों मारा, तो बोले ये तो क्रिमिनल केस बन गया, अब मैटर चला गया. फॉर एन एग्जाम्पल, मैटर को इन्होंने जैसे तैसे सेटल किया. एक व्यक्ति ने बोला यार आई एम सॉरी, गलती से गुस्से में मैंने आपको मार दिया, आप केस वापस नहीं. हालांकि क्रिमिनल केस जो होते हैं ना वो यूजुअली बाहर ऐसे नहीं निकाल सकते हो, बट यदि कोर्ट का जजमेंट, यदि कोर्ट में जज कहता है कि यार ये छोटे छोटे केसेस में क्या रखा है, यू शुड नॉट फाइट यार, तुम दोनों नेबर्स और अच्छे से तुमको रहना चाहिए, तुम दोनों को कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए. यदि कोर्ट मान लो फॉर एग्जाम्पल कहता, पर जिसके सर पर डंडा पड़ा था उसने कहा कि सर ये मेरे को यदि 50,000 रुपये दे दें तो मैं केस अपना वापस निकाल लूंगा, नहीं तो फिर इसको 6 महीने तो जेल में जाना पड़ेगा. अब अगला व्यक्ति को लगता है यार मैं भी उलझ गया, इसके सिर पे डंडा मारा, मजाक में लग गया और तो सिर फुट गया. So now he is ready to give 50,000 rupees to the other party and the other party is ready to compromise on this particular issue. This is called as the
एग्रीमेंट ऑफ कॉम्प्रोमाइज, कि मैं आपके अगेंस्ट में जो भी आपको मैंने केस किया था वो केस में बाहर निकालूंगा, बदले में आप मेरे को 50,000 रुपये। दिस इज कॉल्ड एज एन कॉम्प्रोमाइज। वर्थलेस एक्ट तो बेटा मैंने तुमको बता ही दिया है, ठीक है ना। तो सिमरन नाम की एक लड़की तुमको मिली और तुमने सिमरन को बोला कि चलो लेट्स गो फॉर ए डेट। सिमरन बोली कि भाई डेट जाके मेरा क्या फायदा। तुमने उसको बोला कि तुम डेट चलो, मैं अपने मेरी जो मोटर कार दिख रही है तुम्हारे नाम कर दूंगा। लड़की तुम्हारे साथ डेट पे चली गई। बाद में उस लड़की ने तुमसे कहा कि भाई अब मोटरसाइकिल मुझे देना पड़ेगा, मोटर कार मेरे को देना पड़ेगा। तो आपने कहा अरे यार जबरदस्ती देना पड़ेगा। उसने कहा यार आप तुम्हारे मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तुम्हारे मेरे बीच में एग्रीमेंट हो गया। तो आप तुमने उसको पूछा कैसे एग्रीमेंट हो गया। वो लड़की तुमको एग्रीमेंट की डेफिनेशन सिखाती है कि भाई आपके प्रॉमिस के बदले में यदि मैंने कोई एक्ट कर दिया है तो इसका मतलब मैंने आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर दिया है, तो हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट बन गया है, तो अब आपको वो करना पड़ेगा जो आपने प्रॉमिस किया। तो आपने बोला कि हाँ ये डेफिनेटली ये जो मेरा प्रॉमिस था कि मैं तुम यदि मेरे साथ डेट पे जाओगे तो मैं तुम्हें अपनी कार दे दूंगा, तो डेफिनेटली इट इज फुलफिलिंग दी डेफिनेशन। उसके जो फीचर्स है उसको पूरी तरह से ये कर ले रहा है। बट इसके अंदर जो स्पिरिट है डेफिनेशन की कि किस चीज को लेके बोल रहा है। You are going to make an agreement with something which is very serious. Here we are doing something which is not at all serious. So it's something unvaluable. It is not valuable. So the gist is that the value of the consideration is absent. So this kind of acts are called as worthless acts, and for which the consideration is not fulfilling, and therefore the agreement cannot stand in the court of law. So this is all that we have. I hope you understood the topic.